हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया मिशन 100 चल रहा है सही से। मैं अभी जस्ट रिकॉर्ड करने से पहले कमेंट देख रहा था। कल के क्लास से क्वेश्चन पूछा था कि बीपी ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए किस मशीन का नाम क्या है। बहुत ही सही आंसर आया। ठीक है, बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा बड़ा आंसर आया। एक बड़ा प्यारा सा और क्यूट सा आंसर आया है। और बीपी ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम बताया गया है बीपी मशीन। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन था भाई। ठीक है कि सर बीपी मशीन यूज करते हैं। बेटा चलो आज क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएगा कौन सा सही होता है मशीन। बट हाँ, बहुत सारे लोगों ने सर्च कर लिया है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर बनने की तरफ आगे बढ़ते जा रहे, धीरे धीरे भैया चैप्टर आगे चलता जा रहा है। और कुछ लोगों का मैं एक बेसिक कंसर्न जानता हूँ। कुछ लोगों का है कि सर थोड़ा सा फिजिक्स का लेक्चर भी बड़ा हो जा रहा है, केमिस्ट्री का भी बड़ा हो जा रहा है, बायो का भी थोड़ा सा ऐसा मतलब बहुत पावर पैक्ड हो रहा है। बेटा मैं बार बार हर एक दिन बताना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप वो करना चाह रहे हो जो मतलब बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते कि यार 50-100 दिन के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस करते हुए आप इस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हो। मतलब आप उनको हराना चाह रहे हो जो 2 साल 3 साल से जीत रहे हैं, 2 साल 3 साल से कोशिश कर रहे हैं जीतने की। तो बेटा उनको हराने के लिए तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो लेक्चर हो चाहे जैसे भी हो। तुम ये सोचो ना, हम भी तो किसी बंद कमरे में बैठ के कैमरा देख के बड़बड़ा रहे हैं। हमारे लिए भी मुश्किल होगा ना, 1 घंटा लगातार 2 घंटा। लाइव क्लास में क्या होता है कि चैट्स चल रहे होते हैं साइड से, थोड़ा सा चलो रिलैक्स रहता है। लेकिन इसमें सोचो तो बेटा ये मत सोचो कि सर बहुत ज़्यादा, अभी 3 दिन 4 दिन हुए, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है भाई साहब। बोलते हैं ना, बैच के पहले दिन देखोगे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो उसमें, लेकिन बैच के तीसरे चौथे पांचवें 10वें दिन तक आते आते पता चलता है कि रियल बच्चे कितने हैं। तो बेटा कोशिश करो, खुद को प्रूव करो। जो लोग भी जितना भी बैकलॉग है, जो कुछ भी, अगर जैसे कुछ लोग कब देख रहा था कि सर मैं तो आज ही एडमिशन ले रहा हूँ, तीसरा लेक्चर चल रहा है। बेटा अब बैच तो आपको देख के नहीं डिसाइड हो पाएगा, एक टाइम तो कहीं ना कहीं फिक्स करना पड़ेगा। ऑलरेडी मोर देन सफिशिएंट टाइम दिया गया था जब बैच लॉन्च हुआ था और बैच स्टार्ट में। तो मतलब आप मूड बना सकते थे, सोच सकते थे। बट चलो अभी भी लेट है, बट इतना भी लेट नहीं है। कोशिश ये करना कि भाई साहब जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, जो भी पीछे का अगर छूटा है, प्रैक्टिस में कमी मत करना, डीपीपी में कमी मत करना। हाँ, डीपी से याद आया, थोड़ा डीपी अपलोड होने में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। एक्चुअली उसमें गलती मेरी भी है थोड़ा, मैं थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं लेट नंबरिंग दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम्हारे कमेंट से मुझे ज़्यादा मतलब आइडिया आ रहा होगा कि बैच किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छी बात क्या है कि मुझे ऐसा लगा था कि यार मैंने बेसिक्स नहीं कराया, वो वाला जो 11th का शुरुआत में जो मूल कॉन्सेप्ट में चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब नहीं बताया। लेकिन मुझे बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम में से मतलब जो तुम्हारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे बहुत सही लगा कि यार सब लोग मूल कॉन्सेप्ट एंजॉय करने में लगे हैं। किसी को याद भी नहीं रहा कि यार सर ने वो छोड़ा हुआ है। मैंने बोला था सैटरडे को करूंगा, मैं वो लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं वो नहीं कराऊंगा, बट वो लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि अभी जो आई है तो अभी हम मूल कॉन्सेप्ट और उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। अभी स्टोइकोमेट्री सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको वो सब चीजें कराऊंगा जो आप सोच रहे हो कि सर ने छोड़ दिया हो। लेकिन सच बता रहा हूं, मैं मतलब बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की। मुझे डर भी लग रहा था एक्सपेरिमेंट करने टाइम कि यार ऐसा ना हो कि बच्चे बोले कि अरे सर आपने एनसीईआरटी का फ्लो तोड़ दिया, आप एनसीईआरटी के फ्लो से नहीं पढ़ा रहे, ऐसा नहीं कर रहे। बट थैंक यू यार, मतलब देखो यही होता है, हमारे और तुम्हारे बीच का सिंक अगर अच्छा रहे ना तो बैच कहीं से कहीं जा सकता है। तो कोशिश करेंगे। मुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा नहीं सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कराऊंगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं निकालूंगा या राउंडिंग ऑफ नहीं बताऊंगा, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा ताकि उसको फिर हम आगे जाके यूज करें। ऑलरेडी बेसिक मैथ चल रहा है तो वहां भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है, तो ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रहे हो यार। बस ऐसे ही लगे रहो, जो लोग लगातार लगे बेटा बहुत सही चल रहे हो। बस याद रखना, छोड़ना नहीं है। कुछ लोगों से कंप्लेन है, मैं अभी शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ लोगों का कमेंट अभी आ रहा है, इसका मतलब बेटा डिले हो रहा है। मैंने आपको डे 1 पे बोला था जिस टाइम पर आए लेक्चर कोशिश करो उसी टाइम पर करने की। उससे क्या होगा, डिसिप्लिन मेंटेन होगा। अभी डिले करोगे ना तो हो सकता है कुछ दिन ऐसा ज्यादा ठंड लग जाए, कुछ दिन लगे मन ऐसा होता ना कि अरे यार मत कर यार, हाँ कौन करेगा, आज आज रहने देता हूँ, कल 2 लेक्चर कर लूंगा। बेटा ऐसा मन में आने लगेगा। इसीलिए बोलो एक डिसिप्लिन बनाओ भाई। मोटिवेशन ऊपर नीचे होता है, मोटिवेशन पहले दूसरे दिन सही रहता है, तीसरे चौथे दिन से डिसिप्लिन काम करता है। तो कोशिश करना एक पार्टिकुलर डे बना लो कि हाँ यार ठीक है मैं फिजिक्स का इस टाइम करूंगा, केमिस्ट्री का ये करूंगा, उसमें ऊपर। अब ये नहीं कि शाम को मैं
जस्ट अभी देख रहा था कि भाई 6 बजे आपको मतलब देख रहा हूँ कि 6 बजे आ रहा है कुछ लोग कमेंट कि हाँ सर मैंने अभी जस्ट कंप्लीट किया, ये कमेंट कंप्लीट किया। तो बेटा इसका मतलब थोड़ा सा कोशिश करना, ठीक है, ये मेरी तरफ सजेशन है। चलो आप मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग यहां तक आ चुके हैं कि भैया अब हम लोग अगर पुरानी बातों को देखें तो हमने क्या क्या कर लिया है। तो भाई साहब मोल कॉन्सेप्ट हमने फिनिश करा था कि मोल कैसे 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 रिलेट होता है। सर वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, मास का रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रिलेशन क्या होता है, इन तीनों का आपस में हमने कॉम्बिनेशन देख लिया था। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सबको एक दूसरे के साथ मिक्स करके हमने कॉम्बिनेशन देख लिया था। मोल कैलकुलेशंस कर ली थी। मोल कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन करने के बाद हमारी जिंदगी में परसेंटेज कंपोजिशन निकालने को आया, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने को आया, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालने को आया। तो बेटा ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आती रही और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालने को आया। सर इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने को आया। इवन हमने भैया इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने को आया। और अगर देखिए ध्यान से तो भैया इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ साथ हमने यहां पर भैया क्या कर लिया था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी कर लिया था लास्ट क्लास में, कि अलग अलग टाइप के लॉज किए थे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी कर लिया है। सर सारे के सारे लॉज, चाहे वो गेलुजाक्स हो चाहे गैट्रो हो, सारे के सारे लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो, ये सारी कैलकुलेशंस हमने कर रखी हैं। चाहे वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेशन हो, कर लिया है। तो चलो एक काम करते हैं, जो लोग बोल रहे हैं ना अभी मैं ज्यादा नहीं 10-15 क्वेश्चन आपसे करवाना चाहता हूं। मेरे साथ साथ मैं जैसे ही क्वेश्चन दूंगा मैं थोड़ा साइड हो जाऊं या नहीं भी साइड हूं तो आप प्लीज वीडियो पॉज करना और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। एक टाइप से मैं टेस्ट ले रहा हूं जो भी हमने 3 दिनों में किया है। कितने लोग उस टेस्ट में कितने मार्क्स लेके आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमने गैस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब का रिलेशन पढ़ लिया था। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब का रिलेशन हमने लास्ट क्लास में यूनिट डायमेंशन गैस के लिए हमने बात कर ली थी। तो भैया आज उसी से स्टार्ट करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन ही स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले भैया ये देख लो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से पहले यहां तक की सारी चीजें लेक्चर 1 से लेकर 3 तक की सारी कहानी कंप्लीट अगर हो गई हो तो आ जाओ भाई साहब मैदान में और शुरू करते हैं कहानी को। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भैया कौन कौन से क्वेश्चन कितने लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। भैया एक क्वेश्चन में देख लीजिए, आराम से अटेम्प्ट करके बताइए क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा। अगर आपको बोला जाए 16 ग्राम ऑफ CH4, 16 ग्राम ऑफ CH4, तो 16 ग्राम ऑफ CH4 बेटा ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। 16 ग्राम ऑफ CH4 सर 11.4 लीटर, एक मोल 11.4 नहीं होता। सर कोई कैलकुलेशन नहीं, ए क्या होगा, 1 नहीं हो सकता। ए क्या हो सकता है सर, ए क्या हो सकता है 2 होगा, तो ए 2 ही होगा। ए 1 तो नहीं होगा, कैलकुलेशन करना ही नहीं, एग्जाम हॉल में स्मार्टली काम करो। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सर इसका मास ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बचा क्या, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बेटा क्या बच जाएगा अपने पास, सर 1 ग्राम मतलब हाफ मोल होगा। सर 1 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल्स इतने, सर 11.2 लीटर। तो भाई साहब बी का क्या आ गया, बी का 4 आ गया। सर ये ऑप्शन एलिमिनेट करो, सी निकाल लोगे आंसर आ जाएगा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, उसका मास कितना हो जाएगा, सर सी निकाल लोगे आंसर आ गया। तो एग्जाम हॉल में जरूरी नहीं है, मैंने देखो कैलकुलेशन एक ही करी है इसमें, तुम्हें बस ये बता रहा हूं एग्जाम हॉल का माइंडसेट। ऐसा नहीं कि भाई सब लगे पड़े हैं मेहनत करने में 16 ग्राम, बेटा 16 ग्राम के लिए ये ऑप्शन कैलकुलेट हटा, इसको ये होगा नहीं। 16 ग्राम CH4 इज 1 मोल, 1 मोल का वॉल्यूम ये होता नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। ए का आंसर 2 आ गया, फिर बी का, फिर सी का। सर सी में अपने पास क्या आ जाएगा, सी का आंसर भैया मास से निकल जाएगा। क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, जो भी आपने कल पढ़ा है या अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से कौन सा है जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। सर 2 एलिमेंट अगर एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, 2 एलिमेंट अगर एक से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि इट फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक आधा मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। सर ये सिंपल बेसिक मोल कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन है, मोल कैलकुलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है, बता सकते हो। हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर मास एक इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है ग्राम में, सर मास ऑफ हाफ मोल बोल रहा है, बेटा कैलकुलेट करो हाफ मोल इलेक्ट्रॉन। सर इसका मतलब
सर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 मोल इतना होता है। सर आधा मोल मतलब 2 कर दिया, इनटू एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 10 की पावर -28। सर ये देख लीजिए 3.011 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर ये कितना हो गया, -5। सर यहां पर देखोगे ऑप्शन में मिलीग्राम दिया है, mg मतलब मिलीग्राम होता है बेटा, तो मिलीग्राम है मतलब यहां 10 की पावर -3 है। सर ये देख लोगे अपने पास 3.011 9.1 इंटू सर 10 की पावर -3 ऐसे लिख दो। सर अब इसको ऐड कर लो, ये 27 हो गया, दैट विल बी 27 और यहां पर कितना आ जाएगा, हाफ मोल इलेक्ट्रॉन बोल रहा है ना, तो हाफ मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सर, आधा मोल हो गया। सर 1 मोल इंटू दिस ग्राम में, ये देख लो 3.011 9.1 इंटू 10 की पावर -20, ये 27 हो गया। 27 को 0.27 आ जाएगा इंटू 10 की पावर -3 ग्राम लिख दोगे, और सर ये कितना हो जाएगा 0.273 मिलीग्राम लिख सकते हैं। आधा मोल का मास कितना हो जाएगा, हाफ मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा सर, हाफ मोल इलेक्ट्रॉन का मास, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बेटा होता है ऊपर वाला, दिस इज व्हाट 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास। हाफ मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा सर, नीचे वाला। कैलकुलेशन देख लो, मोल का बेसिक कैलकुलेशन करवा रहा है। कौन सा न्यूक्लियाई है जो आइसोटोनिक है बेटा, जो भी आपने पढ़ा है डे 1 से लेकर अभी तक वो सारा का सारा टेस्ट के फॉर्म में, आइसोटोनिक कौन है बेटा देख लीजिएगा। सर आइसोटोनिक कौन सा है, 14 - 6, न्यूट्रॉन्स चेक कर लो, 15 - 7 8, 19 - 7 8, पहला ही ऑप्शन आ गया। यहां देख लो 17, सर ये 10, ये नहीं होगा। सर न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, ऊपर से नीचे माइनस कर दो, ऊपर से नीचे माइनस कर दो, ऊपर से नीचे माइनस कर दो। सर ये कितना आ जाएगा सर, न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा सर, हर एक केस में आइसोटोनिक मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन्स कितना रहेगा सब में 8 8 8 8, देख लो। आइसोटोनिक मतलब न्यूट्रॉन्स का नंबर, और न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे निकालते हैं आपको ज्यादा अच्छे से पता है। अब देखो इस रिएक्शन को देखो, ये बेटा इसका मास है, इसका मास है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है बट आप देखेंगे। अब यहां पर देखोगे तो ये दोनों एग्जाम्पल किसको फॉलो कर रहे हैं, अगर आप देखो ध्यान से तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा यहां पर देख लो, इधर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर, इधर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर, तो मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास तो हो रहा है, प्लस साथ बाई साथ ये किसको एग्जाम्पल किसका दिखा रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। तो याद रखिएगा कंजर्वेशन ऑफ मास तो हो ही रहा है, प्लस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। तो यहां पर यार थोड़ा सा ऑप्शन में सही गलत टिक किया गया है, अगर आपको यहां पर 3 बोला जाए तो 1 and 3 बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। मतलब आप बोल सकते हो कि भैया आप यहां पर क्या कर रहे हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों एक दूसरे क्या दिखाएंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहां पर मल्टीपल प्रोपोर्शन तो है, साइड बाय साइड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो हो रहा है, रिएक्टेंट का मास इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का मास, तो इसीलिए हम दोनों लॉस को ले लेंगे। गे-लुसाक्स लॉ इज नॉट वैलिड, किस केस में वैलिड नहीं होगा, किस केस में वैलिड नहीं होगा, गे-लुसाक्स लॉ कहां वैलिड नहीं होगा सर, गैसेस के केस में, गैस गे-लुसाक्स किसके लिए डील करता था, गैसेस के लिए, बट ये वाला केस देख लो बेटा यहां सॉलिड है, सॉलिड के केस में गे-लुसाक्स लॉ को लगाना बहुत बेवकूफी होगी, सॉलिड वाले केस में गे-लुसाक्स लॉ नहीं लगाते हैं सर, गे-लुसाक्स लॉ इज नॉट वैलिड, सॉलिड के केस में गे-लुसाक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। बेटा मैंने एक बात बोली थी पहले दिन, क्रिस क्रॉस मेथड को पढ़ के आइएगा, आइए इस क्वेश्चन में उसका यूज देखिए, इस क्वेश्चन में उसका यूज देख लीजिए। सर एक बाईवैलेंट मेटल है जिसका एटॉमिक मास है, बाईवैलेंट का मतलब बेटा क्या होता है, उस मेटल की वैलेंसी +2 होगी। अगर उसका क्या बनाते हैं, नाइट्रेट बताते हैं बेटा, नाइट्रेट बनाते हैं, नाइट्रेट बेटा कैसा होता है, नाइट्रेट आयन कैसा होता है, NO3-, यहां 2 है यहां 1 है, इसको इससे इसको इससे, मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला ये आएगा, मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला ये आएगा, और मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला आ गया तो मोलर मास बता सकते हो, मोलर मास कितना हो जाएगा सर, मोलर मास मेटल का कितना है 64,
सर नाइट्रोजन कितना है 28, क्योंकि नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है 6, तो 96 हो गया। सर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 170, कितना आ जाएगा सर 6 4 10 8 और 8 9 17 1 18, तो 188 कितना आ जाएगा 188 आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता मेटल कौन सा है, लेकिन मैंने आंसर निकाल दिया। कैसे सर, बाईवैलेंट मेटल, मतलब मेटल की वैलेंसी कितनी है +2 है, क्योंकि मेटल का बेटा पॉजिटिव वैलेंसी लेते हैं हमेशा। नाइट्रेट है तो सब नाइट्रेट आयन हम सबको पता है। नाइट्रेट आयन क्या होता है NO3-1, NO3-1 बेटा देख लो, क्रॉस कर लो, आ जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला आ गया तो भाई साहब देख लीजिएगा, क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट एक्सप्लेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुई थी। शायद हम बार बार बात नहीं कर रहे थे, डाल्टन ने इसके बारे में बोला था, इसके बारे में बोला था, इसके बारे में बोला था, बट गेलुजाक्स लॉ के बारे में, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बोला था। ये 2025 का क्वेश्चन है बेटा, 2025 का ये क्वेश्चन है, 2025 का ये क्वेश्चन है। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है बेटा, फटाफट वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। सर ए के लिए अब एग्जाम हॉल में सजाने की जरूरत नहीं है कि हमेशा सजा सजा के लिख रहे। सर ये देख लीजिएगा। सर बी के लिए बोल रहा हूं 75/37.5, ये कितना हो गया 2। सर दोनों का ही रेशियो क्या आ गया 2:2, मतलब 1:1। क्यों टेंशन लेना है सर, देख लो। अच्छा एक चीज और, मैंने डे 1 से मैं ये बोल रहा हूं कुछ लोगों को थोड़ा सा, कि मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा नोट्स लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जहां तक अब ये क्वेश्चन लिखने लगे तो भैया बर्बाद हो जाएंगे, फिर दिन भर का 40-50 स्लाइड लिखने में ही पूरा टाइम निकल जाएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ऐसे करके। मैंने आपको बोला था कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, फॉर्मूला शीट बनाइए। अदरवाइज बेटा अब जिस मोड़ पे आके खड़े हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नोट्स बनाने में क्या होगा, अगर आप सिलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं तो। अगर आपका एम 2027 है तब तो आप बेटा जो करना है करिए, क्योंकि आपके पास बहुत मोर देन सफिशिएंट टाइम है। लेकिन जिनके पास टाइम की कमी है वो बेटा क्रिस्प नोट्स बनाएंगे, एकदम छोटा काम का नोट्स। अब हर एक क्वेश्चन नहीं घुसा सकते आप, अब वहां पर एग्जाम हॉल में बेटा अब तुमसे कोई बोला, सर एक ने मैसेज किया सर हाँ नोट्स नहीं बनाना है तो फिर कैसे रिवाइज करेंगे। अरे भैया मैंने बोला शॉर्ट नोट्स बनाओ, काम का नोट्स बनाओ। अब ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन अगर इंपेरिकल फॉर्मूला कराए सब नोट्स में लिख रहे, फिर बेटा वो फायदा नहीं। 10 में से एक कोई अच्छा लगे, जो लगे कि नहीं यार ये सही है, उस मतलब एक होता है ना, एक क्वेश्चन देख के लगता है कि हाँ यार ये, अब ये तो सब लोग कर लेंगे यार। इसको लेके अब थोड़े ना कि बैठे हुए हैं कि सर इसको करेंगे इसको करेंगे, नहीं, टाइम मत वेस्ट करना भाई उसमें। ये देखो मैग्नीशियम, कार्बन, नाइट्रोजन सब कुछ दिया हुआ है। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया भाई, देख लेना, ये सब वीडियो पॉज कर करके अटेम्प्ट करना है। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताना है। तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीशियम का अब मास, जिन लोगों को याद ना हो बेटा प्लीज कोशिश करिएगा, मैग्नीशियम का मास 0.12। सर कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन कितना होगा 12/12 नाइट्रोजन को निकालेंगे तो कितना होगा 14/14। एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है। तो देख लो, अगर आप इसको अगर 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2। कैसे निकाला सर, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। अब एग्जाम हॉल में तुम सोच रहे हो कि सर ऐसा कर करके दिखाएं, बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कूल का, बोर्ड का एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे कि आप एक एक चीज लिख लिख के करेंगे। आप एग्जाम हॉल में, उस एग्जाम हॉल में बैठे हैं जहां पर भाई साहब लात मार के हर एक सेकंड पे एक एक बंदे को निकाला जा रहा है। सर 180 मिनट का एग्जाम है, 180 मिनट में आप खुद सोचो कि 180 मिनट में कितने सारे लोग, 18-20 लाख लोगों को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब सोच रहे हो 1 मिनट में कितने लाख लोग रिजेक्ट हो रहे हैं। और वहां पर अब तुम बैठ के सर आपने ऐसे कैसे, बेटा मुझे दिख रहा है कि मैग्नीशियम अगर 1 है तो कार्बन क्या होगा सर, कार्बन 2 होगा, नाइट्रोजन 2 होगा। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे ऑप्शन से मैच करूंगा तो मैग्नीशियम साइनाइड ऐसा बन जाएगा, MgCN होल ट्वाइस ऐसा बन जाएगा, बना दो MgCN होल ट्वाइस ऐसा बन जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। ऑब्वियस है भाई, होना चाहिए। क्योंकि भाई n जो होना चाहिए सर नेचुरल नंबर लिखा है,
हाँ, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अच्छा, अब यहां मैथ्स का क्वेश्चन बन गया है, असर्शन रीजन में ध्यान से देख लो। होल नंबर क्या होता है बेटा, 1 2 3 4, वो तो पता है कि होल नंबर क्या होता है भैया। होल नंबर और नेचुरल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इस क्वेश्चन में देखोगे तो होल नंबर दिया हुआ है, अगर होल नंबर और नेचुरल नंबर कोई पूछेगा तो अब यहां पर ये देख लो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सर, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है सर, याद रखिएगा, होल नंबर लिख भी देता हूं, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश। नेचुरल नंबर क्या होता है सर, नेचुरल नंबर जो था, जीरो की डिस्कवरी बाद में आर्यभट्ट भाई साहब, ऐसा डैश डैश। तो भाई साहब ये क्या कह रहा है कि इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का नंबर मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। ऑब्वियस है, जीरो नहीं हो सकता ना यार सर, इन दोनों का रेशियो ऐसा थोड़ी ना कि इंपेरिकल फॉर्मूला किसी का जीरो, वो ऑब्वियस है सर, कोई ना कोई सिंपलेस्ट रेशियो होगा तो 1 होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू होल नंबर टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला मास। सर ये भी नहीं बोल सकते, एन होल नंबर, जीरो तो नहीं बोल सकते यार। हाँ, नेचुरल नंबर बेटा 1 2 3, रेशियो तो 1 2 3 ही होगा, 0 0 नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 0 0 हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 1 होगा। ये तो सही स्टेटमेंट है। एम्पेरिकल फॉर्मूला n टाइम्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 0 से मल्टीप्लाई तो नहीं होना चाहिए, तो 0 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। यहां पे एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बस मैथ्स लगी हुई है कि होल नंबर बोलोगे सर, n क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर, तो सिंपलेस्ट होल नंबर और नेचुरल नंबर का गेम है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर में भैया 0 से लेकर स्टार्ट करते हैं। मतलब ये थोड़ा सा फंसाया है जानबूझ के। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बेटा कैसे निकालते, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बेटा अगर आपको निकालना है तो कल ही फॉर्मूला बताया गया था, कल ही फॉर्मूला बताया गया था, 100 अपॉन परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास। सर इनटू एटॉमिसिटी कुछ नहीं दिया है तो 1 कर लो। सर ये कितना हो गया सर, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कितना मास आ जाएगा, 70 आ जाएगा। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बेटा देख लो। अगर आपको अब ये वाली कैलकुलेशन दे दी गई कि आपके कैफीन का मास इतना है, उसका इतना परसेंट नाइट्रोजन है, बेटा आराम से वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो। सर मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन मोन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन कितना होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, तो सर 194 का 28.9%, 194 का 28.9%, 194 का 28.9% होगा। सर अब तुमसे पूछ रहा है एटम्स ऑफ नाइट्रोजन बताओ। बेटा मैंने यहां जानबूझ के एएमयू ले लेता हूं ताकि इससे आपका काम आसान हो जाए। एटम्स बताओ, तो बस एटम्स बताने के लिए बेटा किससे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे सर, एएमयू डिवाइड बाय एटॉमिक मास। सर ये कितना हो गया, 14 इंटू 100। सर ये देख लो, अब कैलकुलेशन करोगे तो आपको यहां पर 4 दिख जाएगा इसका आंसर। मैं कैलकुलेट भी कर देता हूं, मैं इसमें कैलकुलेट भी कर देता हूं भाई, थोड़ा सा सॉरी, मेरी कैलकुलेशन और कैलकुलेटर यूज करने से आपको दुखी हो रहा हूं तो, बट रियल रीजन ये है कि आप कैलकुलेट करेंगे 4 आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारा 4 इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये आएगा। ये देख लो तुम्हारा। एयर प्रेशर के लिए बेटा किसको यूज करते हैं, एयर के प्रेशर के लिए किसको यूज करते हैं, बैरोमीटर यूज करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर किस लिए यूज करते हैं, तो ह्यूमिडिटी मेजर करना होता है। ह्यूमिडिटी अगर आपको मेजर करना है, जैसे हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं ना, हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर ड्रॉपलेट्स को लेकर रखते हैं। ये क्या होता है, बीपी मशीन है। ब्लड प्रेशर, बीपी मशीन है, ब्लड प्रेशर मेजर करने के काम आता है। और ये क्या है, मिल्क टेस्टिंग करने के काम आता है। ठीक है, मिल्क टेस्टिंग करने के काम आता है। भाई सही आंसर था, बीपी मशीन। ठीक है, हाँ मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, बीपी मशीन। भाई साहब स्फैग्नोमीटर बोलते हैं उसको, स्फैग्नोमीटर बोलते हैं। तो स्फैग्नोमीटर जो होता है, मैनोमीटर
स्फैगो में जो मतलब अब डॉक्टर्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हम जैसे लोग जो नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं स्फैग्नोमीटर बोल देते हैं, स्फैग्नोमीटर। ठीक है, तो ये देख लो सर, बीपी जो है, बीपी ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए स्फैग्नोमीटर, एयर प्रेशर के लिए बैरोमीटर। एयर प्रेशर के लिए हम लोग क्या मेजर करते हैं, बैरोमीटर। तो देख लो भाई साहब, मैं कितने क्वेश्चन लेके आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चंस मैं लेके आया था आज के इस टेस्ट में। और ये उम्मीद करता हूं कि ऐसा टेस्ट अब होता रहे तो आपको डर ना लगे। जैसे मंडे को, अब ऑब्वियस है मंडे को फिर से मैं 2-3 दिन का लेके, पूरे हफ्ते का लेके आ सकता हूं, तो आप ऐसा नहीं कि अरे सर ऐसा वैसा टाइम इधर उधर, बेटा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आराम से ऑथेंटिकली आप अटैच कीजिए, कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस वीडियो पॉज करें और आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं हम अपना आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन किसके लिए होती है बेटा, देखो गैसेस दो टाइप की होती है। पहले आइडियल गैस की बात करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है सर, यहां पर PV इज इक्वल्स टू nRT, वेयर P इज प्रेशर ऑफ गैस, जो कि हमने पहले कल की क्लास में ही पढ़ लिया है। प्रेशर ऑफ गैस का रिलेशन याद होना चाहिए सर। V क्या है, वॉल्यूम। सर T क्या है, टेम्परेचर। बेटा हमेशा केल्विन में, गलती से भी डिग्री सेल्सियस में मत पुट कर देना, नहीं तो बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सर N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यही तो पूरा चैप्टर है। सर मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज नहीं आती है, वो क्या है, R क्या होती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। याद रखिएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बेटा ये सारे गैसेस के लिए सेम होता है, बट इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। आर जो होता है सारे गैसेस के लिए सेम होता है, बट जो आर की वैल्यूज है वो ध्यान से सुनिएगा, आर की जो वैल्यूज होती हैं, इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी जो वैल्यू होती है डिपेंड्स ऑन, वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगी, यूनिट्स पे, यूनिट्स। जैसे आर अगर सब कुछ ऐसा यूनिट है तो आर की वैल्यू होती है, इसी को हम लोग कैलकुलेशन में 25/3 ले लेते हैं, इसी को कैलकुलेशन में 25/3 ले लेते हैं, जूल्स पर मोल पर केल्विन यूज किया जाता है। आर अगर भैया ये कब यूज करते, जब प्रेशर किस में हो बेटा, पास्कल में, या फिर प्रेशर याद रखिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो, वॉल्यूम किस में हो, मीटर क्यूब में हो। तो ऐसा बहुत रेयर केस आएगा, या तो ऐसा यूनिट में आएगा तभी यूज करना। आर की वैल्यू सर याद रखिएगा, अगर हम बोले तो भैया 0.0821 या फिर इसी को अप्रोक्सीमेटली 1/12 ले लेते हैं। ये कब यूज करते हैं, तो ये होता है लीटर एटीएम। बार में लोगे तो बेटा 0.0831 हो जाता है, तो मैं इसको यहीं पर लीटर एटीएम या लीटर बार भी ले सकते, थोड़ा सा चेंज होता है, 0.0821 के बदले 831 आ जाता है जब लीटर बार होता है। तो भाई हमें इतना ज्यादा साइंटिफिकली घुसने की जरूरत नहीं, हम इसको 1/12 लेके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये कब लेते हैं, तो ये तब लेते हैं जब प्रेशर क्या हो सर, एटीएम में हो या फिर बार में हो, एटीएम या बार में हो, वॉल्यूम किस में हो, लीटर में हो। और आर की वैल्यू बेटा अगर आप देखेंगे तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये कब लेते हैं, जब आपका सीजीएस यूनिट हो रहा हो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला यूनिट। तो आर जो होता है सारे गैसेस के लिए सेम है, सारे गैसेस के लिए सेम है, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन बेटा इसको बोला जाता है, दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। सारे के सारे गैस जो भी इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। PV इज इक्वल्स टू nRT। लेकिन ये इक्वेशन अकेला नहीं जीता, इसकी जिंदगी अलग लेवल पे चलती है। गैसेस के बारे में अगर कुछ भी जानना हो सर, देखिएगा गैसेस का अगर आपको प्रेशर निकालना हो तो प्रेशर निकालने का फॉर्मूला यही देगा। गैसेस का आपको वॉल्यूम जानना हो तो भैया वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला यही देगा। सर गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हो तो भी फॉर्मूला यही मिलेगा। सर गैसेस का अगर मैं बोल दूं कि टेम्परेचर निकालना हो तो ये टेम्परेचर का फॉर्मूला भी यही आएगा। तो ये देख लो, अब तुमको बोले अरे सर बहुत फॉर्मूला लिखवा दिया, अरे भैया बेवकूफ बना रहा हूं मैं तुम्हें,
फॉर्मूला थोड़ी ना लिखवा, बोले कोई बहुत फॉर्मूला लिखवा दी, अरे इसी को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूं भाई। प्रेशर इज इक्वल्स टू एनआरटी बाई वी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एनआरटी बाई पी, सर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू पीवी अपॉन आरटी, सर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनआर। तो भैया ये अलग से मत लिखने लगना कि अरे भैया गजब मास्टर है भाई, गजब आइडियल गैस इक्वेशन में देखो 4 फॉर्मूले अलग से लिखवा दिया। ये सब का जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला याद है उसी से काम चल जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, आइडियल गैस इक्वेशन को जो ऐसे लिखा है, अब देखना सर साइंस है, दिक्कत यही तो है साइंस में। एक तो भाई साहब हाँ दिक्कत ये होती है यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचना। एक बच्चा बोला सर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, सर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी। सर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी भी बोलते हैं। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म बेटा कल परसों आ जाएगा, मैं वहां भी बता दूंगा। तो भैया आइडियल गैस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू सी आर टी, कॉन्सेंट्रेशन, या फिर इसी को क्या लिख देते हैं हम लोग, मोलारिटी भी बोल दिया जाता है। बस बेटा आज और कल में, कल आपको मैक्सिमम परसों तक मैक्सिमम मिल जाएगा, इसी वीक में मिल जाएगा क्योंकि इसी वीक में ये सब खत्म होगा। तो P इज इक्वल्स टू सी आर टी, कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी बोल देते, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम को। इससे भी खतरनाक इंसान आया, बोला सर जानते हैं सर इसमें मजा नहीं आ रहा, सर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, इसमें मजा नहीं आ रहा, सर कुछ अलग कीजिए। हमने कहा लाओ कुछ अलग कर देते। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिखने का मजा देखो साइंस में, तभी तो क्वेश्चन बन जाता है ना। डिफिकल्ट कैसे बनता है, देखो जिंदगी में एक बार कोई बोला होता, न्यूटन ने बोला, न्यूटन की बात कोई शुरुआत में मान लेता, नहीं लोग लगे बॉल फेंक फेंक के प्रूफ करवाने, न्यूटन भी बेवकूफ था, लगा प्रूफ करवाने कि आओ हम भी निकलवाते हैं लॉज ऑफ मोशन, ये कर चैप्टर पे चैप्टर बना दिए। अगर भाई पहले बार में ही कोई बात मान लेता तो कहानी खत्म हो जाती, लेकिन नहीं भाई साहब लगे पड़े हैं। ट्रेन जा रहा है, सर यहां से बॉल फेंकेंगे, यहां पर खड़ा होगा बच्चा तो यहां से बॉल फेंकेगा, फिर दौड़ते हुए, अरे भाई क्या जरूरत है, न्यूटन ने बोला सही है तो सही है, क्यों जबरदस्ती चेक करने में लगे इतने टाइम में, पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, क्या जरूरत है, गिर जाएगा बॉल तो गिर जाएगा, क्या जा रहा है तुम्हारा। लेकिन वही है, मजा आ रहा है साइंस वालों को देख रहे, कुछ भी मजा आ रहा है। अब देख लो सर गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं, सर नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं। और यहां देखोगे सर ये देख लो P m इज इक्वल्स टू W बाई वी आर टी लिख सकते हैं, और W बाई वी को क्या लिखेंगे, PM इज इक्वल्स टू डी आर टी, PM इज इक्वल्स टू डी आर टी, वेयर सर वेयर M इज मोलर मास ऑफ गैस, वेयर M इज मोलर मास ऑफ गैस। यहां M को क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ गैस बोलेंगे। सर D क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस। भैया देख लीजिए अब यहां से अलग ही लेवल पे आ गए। आइडियल गैस इक्वेशन को देख रहे हो, मजाक बना दिया। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लिख रहा है, फिर बोला P इज इक्वल्स टू सीआरटी हो गया, देख रहा है P इज इक्वल्स टू सीआरटी हो गया, फिर बोल रहा है कि सर PM इज इक्वल्स टू डीआरटी हो गया। जिंदगी दिक्कत यहां नहीं थी सर, डेंसिटी जो आई ना, डेंसिटी से जिंदगी एकदम पलट गई। सर डीएम इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं, प्राइम मिनिस्टर हो राष्ट्रपति निकाल दो, डेंसिटी ऑफ गैस ऐसे निकल जाता है, डेंसिटी ऑफ गैस ऐसे निकल जाता है। सर अब देखिएगा भाई, बोल तो रहा हूं सर, दिक्कत आधी दिक्कत पता है किसके कारण हुई, कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग बैठ गए क्लास में उनके कारण। अब डेंसिटी तुम पढ़ रहे थे कि सर डेंसिटी ऑफ गैस PM अपॉन RT होता है। अब एक बंदा भिड़ गया, बोला सर ऐसे थोड़े ना, अगर मान लीजिए फॉर अ गिवन गैस, अगर गैस गिवन है मतलब कोई गैस दी हुई है, फॉर अ गिवन गैस मतलब उसका मोलर मास क्या है पता है, मोलर मास आपको क्या मिल गया, गिवन है। सर उसका मोलर मास गिवन है, अगर गिवन गैस है क्या तुम बता सकते हो, सर M गिवन है, मोलर मास कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, क्या बता सकते हो, फॉर अ गिवन गैस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देख रहा है भाई कैसा कैसा चीजें चल रही हैं। सर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि भैया मोलर मास फिक्स हो गया और R फिक्स। अब कोई बोले कैसा, अरे भैया लो ना, क्वेश्चन भी दे देता हूं सर, व्हेन विल बी, अब देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन, व्हेन विल बी द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस मैक्सिमम, कब होगा मैक्सिमम। अब बताओ हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी मैक्सिमम पूछ रहा है, क्या ऑप्शन दे रहा है,
सर बोल रहा है 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर दे रहा है। ऐसे प्रेशर ही होगा, 1 atm मतलब प्रेशर ही लोगे ना भाई, कुछ और तो नहीं लोगे एटीएम मतलब। सर 273 केल्विन, और अगर हम बोले कि भैया 273 केल्विन एंड 4 atm प्रेशर। सर ये देख लीजिएगा सर, अगर हम लोग बात करें तो 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, और 298 केल्विन और 4 atm प्रेशर। बताओगे डेंसिटी कहां मैक्सिमम होगी? अब भैया ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है, मोलर मास हाइड्रोजन का पता होता है, कितना होता है? 2 होता है। मोलर मास पता है सर 2 है, आर पता है, फिक्स्ड है, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी मैक्सिमम निकालनी है। तो डेंसिटी कब ज्यादा होगी? जब प्रेशर ज्यादा होगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा। डेंसिटी कब ज्यादा होगी? जब प्रेशर ज्यादा होगा। और डेंसिटी कब ज्यादा होगी? जब टेम्परेचर कम होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सर देख रहे हैं, बिना कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन ना होता है जी। देख रहे हैं डेंसिटी जो है प्रेशर और टेम्परेचर के इनवर्स में रिलेट होगा। डेंसिटी टेम्परेचर और प्रेशर के इनवर्स में रिलेट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा उल्टा दे दिया जाए तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब अब बताओ प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, तो डेंसिटी भैया अब बताओ डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगी? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हम बोल सकते हैं, मोलर मास ऑफ गैस। देख लो, क्योंकि भैया आर तो कांस्टेंट ही रहता है ना सर। देख लो मोलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है सर, आर कांस्टेंट है, डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मोलर मास के। सर अब देख लो कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ दे तो, सर ये क्वेश्चन पूछ दे तो, विच हैज हाईएस्ट डेंसिटी एट STP। सर आपसे ये पूछ दिया, देख लीजिएगा सर ऑक्सीजन गैस, कौन सा गैस है जिसकी हाईएस्ट डेंसिटी होगी? अब बताओ डेंसिटी कैसे बताओगे? अरे भैया जब टेम्परेचर प्रेशर सेम होता है, जब टेम्परेचर प्रेशर सेम होता है तो डेंसिटी सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगी? सर मोलर मास पे। इसका मोलर मास कितना है? सर 32 ग्राम। इसका मोलर मास कितना है? 44 ग्राम। इसका मोलर मास कितना है? 28 ग्राम। इसका मोलर मास कितना हो गया? 64 ग्राम। जिसका मोलर मास ज्यादा उसकी डेंसिटी हाईएस्ट, तो डेंसिटी से निकल गया। अब डेंसिटी किसी गैस का निकालना, आइडियल गैस इक्वेशन बहुत बदमाश सा इक्वेशन है भाई, मजा ले लेता है एकदम। एक तो पहले 2-3 रंग में आया, 2-3 रंग में क्या आया, एक देख रहे हो कैसा रंग है, आर की वैल्यू 2-3 दिखा दी, फिर आया भैया P = CRT, फिर बोल रहा है PM = DRT। जब तक तुम यहां तक पहुंच, अभी सोच ही रहे हो कि आइडियल भैया अच्छा आइडियल है, तब तक भैया डेंसिटी का 2 रंग दिखा दिया। अभी भाई साहब अभी देखिए डेंसिटी अभी पढ़ ही रहे हैं, तब तक एक नई टर्म आ जाती है, दैट इज व्हाट? वेपर डेंसिटी। किसी गैस का वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, बेटा इसको शॉर्टकट में VD लिख देते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। ये क्या होता है सर? वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। सर किसी गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है, याद रखिएगा ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ density of gas with respect to density of हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब टेम्परेचर प्रेशर सेम रहे, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन अगर सेम है तो उस केस में सर वेपर डेंसिटी निकालोगे तो वेपर डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस, जिस वेपर डेंसिटी जिस गैस का निकालना चाहते हो, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज व्हाट? डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या पे सर? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सर टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम रहता है तो क्या हम लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस? क्यों?
अरे भैया टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होगा, और नहीं तो लिख लिख के काट दो, प्रेशर आर टी कैंसिल आउट हो जाएगा सर, डेंसिटी का रेशियो मोलर मास के रेशियो, मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ गैस अगर निकालना है बेटा तो याद रखिएगा मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई 2 करना है। मतलब मोलर मास ऑफ गैस निकालना हो तो भैया क्या करेंगे, 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी कर देंगे, 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी कर देंगे, तो मोलर मास ऑफ गैस ऐसे निकलता है, 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी कर दो। तो ये छोटी छोटी बातें देख ले, मतलब गैस की अलग ही लेवल पे जिंदगी चल रही है। वेपर डेंसिटी निकाल दिया, डेंसिटी निकाल दिया सर, वेपर डेंसिटी डेंसिटी सर, प्रेशर इज इक्वल्स, अरे इवन देखो आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो, यहां से गैस भी 2 टाइप के होते हैं, गैस भी 2 टाइप के हो जाते हैं भैया जिंदगी में। गैस बोलता है कि हम भी 2 टाइप के, आज के बाद गैसेस को भी देखोगे ना तो ये जो है आपस में लड़ाई करा देता है। गैस भी 2 टाइप के, एक होते हैं आइडियल गैसेस, जैसे अपनी क्लास में धीरे धीरे टाइम के साथ 2 टाइप के लोग डिवाइड हो जाएंगे, एक होंगे आइडियल गैसेस जिनके बारे में हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, जैसे हम लोग की उम्मीदें क्या है कि रोज दिन बच्चा आएगा टाइमली अपना लेक्चर देखेगा चला जाएगा, टाइमली आएगा लेक्चर देखेगा चला जाएगा, ये क्या है आइडियल इमेजिनेशन। बट रियल वाला क्या होता है, हाँ रात के 8 बजे उसको याद आ रहा, अबे यार पढ़ना भी तो था, जिंदगी में आए हैं यार ये भी एक काम है, बोला था किसी ने 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, पता नहीं कैसे कैसे अनाप शनाप लोग बातें फैला देते, और हम लोग कितने अच्छे हैं भोले भाले बात मान लेते। हाँ आइडियल गैस क्या है, जैसे आइडियल क्या माना कि भाई रोज दिन पढ़ाई कर रहा होगा, तो आइडियल गैस क्या है सर, गैसेस विच फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, जो भैया किसको फॉलो कर रहे हैं, जिनके केस में आइडियल गैस इक्वेशन आप आसानी से फॉलो कर रहे हो। आइडियल गैस इक्वेशन को बहुत आसानी से पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, सर आप इसको फॉलो कर रहे हो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी इसको फॉलो कर रहे हो। रियल गैसेस क्या होंगे सर, सीधा सीधा यही है सर, आइडियल वाला वही जो डिसिप्लिन से रोज दिन क्लास कर रहा, रियल वाला सर जानते हैं सर, विच डू नॉट फॉलो, सर जानते हैं सर थोड़ा सा ना सर कभी कभी मन ऊपर नीचे हो जाता है, क्या करे सर इंसानी फितरत है सर। हाँ जिनके केस में पीवी इज नॉट इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इज नॉट इक्वल्स टू एनआरटी, जहां पर पीवी नॉट इक्वल्स टू एनआरटी हो जाता है। मतलब गैसेज भी 2 टाइप के, हमें हमेशा मान के चल रहा है कि हमारे पास जितने भी गैसेज आएंगी, जो भी हम गैस को बोल रहा है तो आइडियल गैस ही बोल रहा है, अगर रियल गैस बोला तो समझ जाना कि वहां पर पीवी इज नॉट इक्वल्स टू एनआरटी, वहां पीवी नॉट इक्वल्स टू एनआरटी आएगा, वहां पर पीवी इज नॉट इक्वल्स टू एनआरटी आएगा। डन सर, गैस का देखोगे ना, गैस अलग लेवल पे जिंदगी जीता है, अलग ही लेवल पे। आइडियल गैस इक्वेशन को पकड़ो, ये देखो आइडियल गैस इक्वेशन है सर, सर जान रहे हैं सर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब देखो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर कर दें एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस कर दें, मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया सर, गैस का फिक्स्ड अमाउंट हो गया, मतलब एन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मुझे बता दो भाई साहब, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, इस केस में क्या होता है सर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स है, एन की वैल्यू फिक्स्ड है, सर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। क्यों, अरे भैया एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो पी इंटू वी कांस्टेंट। और बेसिक मैथ ये कहता है पी वी इज इक्वल्स टू के आ गया। बेसिक मैथ क्या कहता है कि सर इसका मतलब क्या हो रहा है, P इज इक्वल्स टू के बाई वी, या फिर K इंटू 1 बाई वी। अब देख लो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से क्या रिलेटेड हैं, कैसे रिलेटेड है। प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और इसको जानते हैं भैया क्या कहा जाएगा, इसको हम लोग कौन सा लॉ बोल देते हैं, बॉयल्स लॉ। इसको हम लोग कौन सा लॉ बोल देते हैं, बॉयल्स लॉ। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये क्या कहलाएगा, बॉयल्स लॉ कहलाएगा, बॉयल्स लॉ कहलाएगा, हो जाएगा। अब प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना दो भैया, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना दो तो ऐसा, इनवर्स का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला,
लेकिन अगर प्रेशर और 1/v का ग्राफ बनाओगे, अगर प्रेशर और 1/v का ग्राफ देख लेना एग्जाम हॉल में किसका ग्राफ है सर, प्रेशर और 1/v का ग्राफ बनाओगे, स्लोप की वैल्यू क्या आएगी सर, किसके बराबर, प्रेशर और 1/v का ग्राफ, P इज इक्वल्स टू K इंटू 1/v। अगर 1/v का ग्राफ बनाते हो तो बेटा स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, y इज इक्वल्स टू mx। लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाओगे तो इनवर्स रिलेशन। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा तो वहां पर प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब अगर प्रेशर में वॉल्यूम में कोई भी चेंज करोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो ये देख लीजिएगा बेटा, यहां पर देख रहे हैं क्या हो गया सर, ये देख रहे हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना बेटा, जहां भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस ग्राफ को आइसोथर्मिक ग्राफ बोलते हैं। ऐसे प्रेशर को आइसोथर्मल प्रेशर, ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया जाता है, टेम्परेचर जहां कांस्टेंट होता है। थोड़ा थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स में जब आएगा तो मैं ये फिर से बोलूंगा, वहां पे कराया गया था, याद रखिएगा मेरी बातों को भाई साहब, देख लीजिएगा पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, फिर से पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी के पास पहुंच गए भाई साहब। आज आप देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन आपको एकदम मजेदार मजा देगा, अगर आप क्लास में बैठे हैं और इधर दिमाग इधर है, फोकस जो है सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस का नोटिफिकेशन आ रहा है। तो देख लो एक नोटिफिकेशन आया, बोला भाई साहब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसा होता है। लेकिन जानते हो भाई साहब ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर ही कांस्टेंट होता है, कभी कभी क्या होता है वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है, और गैस तो भैया फिक्स ही रहती है, क्योंकि गैस जो है, गैस या मास जो होता है ना बेटा, वो जल्दी हम लोग रिलीज नहीं करते, उसका लॉस नहीं करते। सर ये क्या कर दिया, एन की वैल्यू क्या रख दी, कांस्टेंट कर दी। देख लो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, अब की बार वॉल्यूम कांस्टेंट है, खुद से बताओ सर, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब की बार कौन कौन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट हो गए। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसको भैया ये कांस्टेंट हो जाएगा केटी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा किस में लेंगे बेटा, केल्विन में। याद रखिएगा इस लॉ को क्या नाम देते हैं, इस लॉ का नाम हो जाता है गेलुजाक्स लॉ। सर प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये क्या हो जाता है, गेलुजाक्स लॉ। P is directly proportional to temperature. Pressure is directly proportional to temperature. Sir, pressure by temperature is equals to constant quantity. Sir, अगर आप देखेंगे तो P1 by T1 is equals to P2 by T2. Sir, याद रखिएगा सब टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। गलती से भी डिग्री सेल्सियस में पुट किया तो बगल में मोटी किताब रख लेना, किसी और को ऑनलाइन में पीटने की जरूरत नहीं होती है, हम ऑनलाइन ही पीट दिया करते हैं। मोटी किताब देख लेना बेटा, वो अपने आप उठ के सर से लग जाएगी, पता नहीं चलेगा। टेम्परेचर कभी भी केल्विन में मत रखना, सर डिग्री सेल्सियस में मत रख, देख रहा मोटी किताब आ गई। टेम्परेचर कभी भी डिग्री सेल्सियस में मत रखना। मोटी किताब मतलब देखो कुछ लोग होंगे तो भाई याद रखिएगा, मोटी किताब थोड़ा ऐसा लीजिएगा, ऑनलाइन में पिटाई भी होती है बेटा। अब धीरे धीरे पुराने हो रहे हो तो तुम्हें सिलसिला बता दूं, ऑनलाइन में पिटाई भी होती है। कैसे, एक बॉडी से मोटी किताब रख लीजिएगा बगल में, जब भी कोई गलती कीजिएगा तो बस भैया मेरी तरफ से आपको अपने आप ही मोटी किताब आपके सर पे लग जाएगी। बस देखिएगा हाथ वाथ थोड़ा बचा के, चेहरा वगैरह बचा के देख लो। सर टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में पुट किया, एकदम मोटी किताब सर पे, ठीक है। उसके बाद प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, सर यहां देख लो टेम्परेचर अगर केल्विन में है ना तो हम लोग कैसा ग्राफ बनाएंगे, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ये 0 केल्विन इज नॉट द पॉसिबल टेम्परेचर, 0 केल्विन सर ये क्या होता है, इम्पॉसिबल टू अचीव। तो इसीलिए ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि बेटा अगर यहां पर आ गए ना 0 केल्विन पे तो भाई गैस बचेगा ही नहीं, गैस उससे पहले लिक्विफाई हो जाता है, तो 0 केल्विन तक गैस बचता ही नहीं है। सच्चाई तो ये है। तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन देख लो, जहां कांस्टेंट वॉल्यूम होता है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस।
आइसोकोरिक प्रोसेस, इसका नाम होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देख लो, आइडियल गैस इक्वेशन जिंदगी में अलग ही लेवल पे चल रहा है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन आ गया। सर एक मिनट ध्यान से देखिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन फिर से आपके पास आ जाएगा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। सर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, करे क्या सर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब देख लो एट कांस्टेंट, एक बार अब भाई बोलेगा ना, प्रेशर भी तो बुरा मान रहा है, बोल रहा है सर हमको भी तो प्रेशर को भी तो कांस्टेंट लीजिए। सर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, भैया आपको ऐसा दे दिया जाए तो क्या करेंगे अब आप, कांस्टेंट प्रेशर पे देखिए पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। सर यहां पर देखिएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन आर बाई पी। सर ये सारे के सारे कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू के टी, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर किसमें, केल्विन में, टेम्परेचर किसमें, केल्विन में। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V बाई टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जैसे वहां किया था सेम चीज यहां पर, सर V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2, बस यहां भी टेम्परेचर किसमें पुट करना है, सर यहां भी टेम्परेचर केल्विन में। अगर यहां भी ग्राफ बनाते हैं, सर ग्राफ अगर बनाते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का, बस याद रखिएगा टेम्परेचर कहां से, केल्विन से, तो ग्राफ कैसा बनेगा, सर ग्राफ यहां से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट कभी ओरिजिन के पास पहुंच नहीं पाएंगे आप, 0 केल्विन, इम्पॉसिबल टू अचीव, कभी यहां पर पहुंच नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल टू अचीव, देख लो इम्पॉसिबल टू अचीव। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी तुमसे बोला जाए सर क्वेश्चन कर लोगे, सर ये कौन सा होता है, याद रखना वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज नोन एज चार्ल्स लॉ। तो एवोगाड्रोस, हाँ चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलुजाक्स लॉ, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, सर इसी से आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा, सर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये देख लो। आज के टाइम पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, बेटा देख लो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, सर क्या हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, सर दिस इज नोन एज एवोगाड्रोस लॉ। वो जो कल पढ़ा था एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस बोल सकते हैं कि इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल मॉलिक्यूल्स, याद करो इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल मॉलिक्यूल्स, तो एवोगाड्रोस लॉ ये याद रखिएगा। सर आइडियल गैस इक्वेशन से देख लो तुम्हारी जिंदगी में कितने सारे लॉज आ गए, सर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, एक सिंपल सा इक्वेशन, लेकिन हर एक जगह अलग अलग तरीके के लोग, हर एक जगह अलग अलग तरीके के लोग। यहां से देख लो, मैंने बोला ना नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, पीवी अपॉन आरटी। अच्छा चलो, अगर तीनों चीजें चेंज हो रही हो, मान लो एक कोई गैस है, इसका प्रेशर यहां P1 है, वॉल्यूम V1 है, यहां T1 है, नंबर ऑफ मोल्स N है, इसको उठा के हम लोग क्या करें, एक बड़े से कंटेनर में रख दें, तो यहां प्रेशर अलग हो गया, V2 अलग हो गया, N क्या हो गया, T। यहां से यहां जाएं या यहां से यहां आए, दोनों में क्या चीज कॉमन है, अगर कोई गैस है, अगर उसको उठा के यहां ले जाएं या उसको उठा के इधर ले आए, दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या सर, हमेशा मोल्स ऑफ गैस क्या रहेगा, सर इक्वल। सर नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकालोगे, सर यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, P1 V1 अपॉन R T1, यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, यहां से कितना आएगा, P2 V2 अपॉन R T2। और क्योंकि आप हमेशा ये मान के चलते कि बेटा गैसेस कभी भी लीक नहीं हो रहा, कभी भी आप ये मान के चलो गैस लीक नहीं हो रही, अगर गैस लीक नहीं हो रही तो इसका मतलब यही है कि नंबर ऑफ मोल्स शुरुआत के और बाद के सर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो याद रखिएगा जहां प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों चेंज होने लगे, सर उस केस में याद रखिएगा, सर उस केस में P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। सर ये देख लो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग नाम देते हैं, दैट इज नोन एज कंबाइंड गैस इक्वेशन। जब आप तीनों चीजें चेंज करते हो ना बेटा, देखो अभी तक दो दो चीजें चेंज हो रही थी, अभी तक दो दो चीजें चेंज हो रही थी, देख लो यहां पर वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन निकाला था, यहां पर प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन निकाला था, यहां पर प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन निकाला था, इन तीनों को कंबाइन कर दो, देख लो अगर टेम्परेचर इक्वल हो गया
तो T1 T2 कैंसिल, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अगर प्रेशर इक्वल हो गया तो P1 P2 कैंसिल, V1 इज इक्वल्स टू V2, V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। अगर भैया V1 इक्वल हो गया, वॉल्यूम इक्वल हो गया, तो P1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई T2। सर ये क्या है? कंबाइंड गैस इक्वेशन है। तो आइडियल गैस इक्वेशन बेटा देख लीजिए आपके पास। आइडियल गैस इक्वेशन में आज भैया ये हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम लोग फिनिश कर रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन सिंपल सा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। यहां से आर की वैल्यूज यूनिट्स पे डिपेंड करती है, गैस वाइज डिपेंड नहीं करती, यूनिट पे डिपेंड करती है। सर यहां से हम अलग अलग तरीके से डेंसिटी ऑफ गैस निकाला, फिर वेपर डेंसिटी निकाला, फिर गैसेस का टाइप देखा, फिर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजाक्स लॉ, ये सारे लॉज पढ़े। सर यहां तक आए और हम लोग अब यहां तक सब कुछ निकाल चुके हैं। तो आइए आइडियल गैस इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी बताओ। सर मोल्स बताने हैं ऑक्सीजन के, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर बेटा केल्विन में लिखना है। याद रखना गलती से भी, जो लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, जो लोग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अटेम्प्ट करो। सर ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो। सर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन निकाले तो PV अपॉन RT आएगा। सर प्रेशर कितना है? 8.21। टेम वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर। आर कितना है? सर 0.0821। टेम्परेचर कितना है? 300। सर देख लीजिएगा, सर ये कितना हुआ? 100। 100 से ये कितना गया? 100। सर 1 आ गया, 3 से 3 1 मोल आया। अब जल्दी जल्दी में जो लोग का आंसर 1 आ रहा है बेटा गलत हो चुका है तुम्हारा आंसर, तुम्हें बच के रहना था। टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है। सर बेटा ये तो ऑक्सीजन एटम नहीं है ना, ऑक्सीजन एटम कितने मोल्स होंगे? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है। मतलब कितना हो गया? सर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 मोल ओजोन में कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे? 1 मोल ओजोन में कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे? सर 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। 1 मोल ओजोन में कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे? सर 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। ठीक है, 3 मोल ऑक्सीजन हो गए। सर देख लो, अगर 2 मोल ऑक्सीजन गैस का दिया है बेटा, छोटे छोटे भाई साहब प्रेशर पूछ रहा है, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? सर nRT/V। सर वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर। नंबर ऑफ मोल्स 2, आर की वैल्यू क्या लेंगे? सर वॉल्यूम, प्रेशर ATM में दिया है तो आर की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर कितना है भैया? 546 केल्विन डिवाइडेड बाई 44.8 लीटर। सर ये कितना हो गया? 22.4। सर ये कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम वेस्ट करा सकता है, बाकी आप कैलकुलेट करेंगे। ये 1/12 लेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाता है बट कोई बात नहीं। कितना हो रहा है? 546 इंटू 0.0821। सर एग्जैक्टली देखेंगे प्रेशर कितना आ जाएगा 2 ATM कैलकुलेट करके, कितना आ जाएगा 2 ATM, तो ये हमारा प्रेशर आ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर आ सकते हैं। देख, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A इज ट्वाइस द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस B, ट्वाइस द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस B। सर 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी ऑफ गैस B है। इफ द मॉलिक्यूलर मास, सर अब बताओ मॉलिक्यूलर मास का रेशियो बताओ। वेपर डेंसिटी बेटा क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे क्या? वेपर डेंसिटी बेटा अभी जस्ट बताया गया है, वेपर डेंसिटी को ऐसे लिखोगे, मोलर मास बाई 2, मोलर मास बाई 2। सर मोलर मास ऑफ A इज 2 टाइम्स मोलर मास ऑफ B। सर मोलर मास ऑफ B का डबल हो जाएगा, मतलब 2m हो जाएगा। सर मोलर मास ऑफ A इज 2 टाइम्स मोलर मास ऑफ B। बस। अब ये सब क्वेश्चन बेटा एग्जाम हॉल में विद इन सेकेंड होना चाहिए। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो फटाफट। कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है, ये 27 डिग्री सेल्सियस है, ये 3 डिग्री सेल्सियस। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप देखिए तो क्या कर रहे हैं? सर आपका वॉल्यूम V1 कितना दिया है? अब बेटा इतना ज्यादा देख लो। टेम्परेचर कितना दिया है? 27 + 273। सर केल्विन में याद रखिएगा, गलती से भी भाई साहब इसको मत पुट कर देना। V2 की वैल्यू कितनी होगी? सर V2 की वैल्यू अपने पास सर निकालना है। टेम्परेचर T2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? सर -3 + 273। सर ये कितना हो गया? +270 केल्विन हो गया। सर क्या बोल रहा है?
अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, V1/T1 V2/T2। सर ये देख लीजिएगा, आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाए हमेशा V2/270। सर ये देख लो, V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270 ml हो जाएगी। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270 ml हो जाएगी। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 270 ml आ जाएगा। पक्का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 270 ml आ जाएगा। पढ़ो आराम से, वीडियो पॉज करके पढ़ना। कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट मतलब भाई वॉल्यूम का रिलेशन करना है। शुरुआत का वॉल्यूम V1 कितना है, 2 लीटर है। STP का मतलब बेटा टेम्परेचर T1 कितना हो गया, 273 केल्विन हो गया। भैया आप क्वेश्चन अपने से अटेम्प्ट कर रहे हो, V2 डबल करना है मतलब 4 लीटर, तो टेम्परेचर भी ऐसे डबल ही होना चाहिए, फिर भी निकाल लेते। ऐसे तो सीधा सीधा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो सर 2/273 इज इक्वल्स टू 4/T2। सर T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 273 इंटू 2 546 केल्विन आएगी। याद रखिएगा, जल्दी जल्दी में 546 डिग्री सेल्सियस मत पुट कर देना बेटा। जो लोग ऐसी गलती कर रहे हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई साहब कैसी तरह की गलतियां हो रही हैं। एक्सेप्ट करोगे ना कि ये मिस्टेक हो रही है, तभी जाके आगे बढ़ पाओगे, तभी जाके एग्जाम हॉल में पता चल पाएगा कि यार मैं ऐसी मिस्टेक्स कर सकता हूं। अगर कभी गलती मानोगे ही नहीं तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। पता चला वहीं पर घूम फिर के वहीं पहुंचे पड़े, कोई फायदा नहीं। तो देख लो टेम्परेचर बेटा 273। जिन लोगों ने 4th ऑप्शन टिक मार रखा है बेटा, देख लो सही करना है। एग्जाम हॉल में ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये पढ़ो, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल करते हैं, मतलब शुरुआत में अगर टेम्परेचर T है तो बाद का टेम्परेचर आप क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। शुरुआत का प्रेशर अगर P है तो बाद का प्रेशर कितना कर रहे हैं, P/2 कर रहे हैं। सर ऑब्वियस है, वॉल्यूम के साथ अगर V है तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी, निकाल दो। वॉल्यूम कितना होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, कैसे निकालें। तो सर हमें एक फॉर्मूला अभी जस्ट बताया, अगर तीनों चीजें चेंज हो रही हैं तो उस केस में आप ये लगा सकते हैं, P1 V1। ये देख लो, प्रेशर इंटू वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। सर यहां देख लो प्रेशर कितना है, P/2 है। वॉल्यूम कितना है सर, V2 निकालना है। टेम्परेचर कितना है, 2T है। सर P से P कैंसिल, T से T कैंसिल। V2 इज व्हाट, 4 टाइम्स V आया। मतलब सर फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा, 4 टाइम्स V आएगा। फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा, 4 टाइम्स V आ जाएगा। फाइनल वॉल्यूम इंक्रीजेस 4 टाइम्स। फाइनल वॉल्यूम V2 जो होगा इनिशियल वॉल्यूम का 4 टाइम्स होगा। पक्का। सर गैसेस के बारे में जितनी हो सकती थी उतने अलग अलग टाइप की चीजें मैंने आपको रिलेट करा दी हैं। गैसेस के बारे में जितना हो सकता है उतनी ज्यादा चीजें हमने रिलेट कर ली हैं। तो देख लो भैया, पहले मैंने मोल के क्वेश्चंस, कुछ पिछले क्वेश्चंस कराए, प्लस गैस इक्वेशन के ऊपर जो भी वेरिएशन हो सकती है वो हमने वेरिएशन उसके न्यूमेरिकल्स करे। अब हमारा अगला टॉपिक जो है बड़ा काम का है, स्टोइकोमेट्री। लेकिन वहां जाएंगे उससे पहले छोटे छोटे 1-2 टॉपिक्स जानते हैं क्या होता है। छोटे छोटे 1-2 टॉपिक्स जानते हैं क्या होता है। जैसे दैट इज लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है बेटा, आइसो मतलब इक्वल, सेम, कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि आपके पास सेम फॉर्मुलेशन हो, मतलब आपका केमिकल फॉर्मूला दूसरे केमिकल बंदे से क्या हो रहा हो, सेम सेम टाइप का नेचर हो। मतलब आप ऐसे है जैसे अब कैल्शियम कार्बोनेट है, अब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, भैया सर मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये देख लो सर यहां पर इसको रिप्लेस इससे कर दो, इसको रिप्लेस इससे कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। मतलब फॉर्मुलेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा, फॉर्मुलेशन के साथ साथ कुछ चीजों और भी, जैसे उनके साथ क्या होता है कि उनका साइज भी सिमिलर होता है, जो भी साइज होगा जैसे ऑलमोस्ट सिमिलर सा। दूसरा सर यहां पर ऑलमोस्ट फोर्सेस जो होते हैं बेटा, जो फोर्स लग रहे होते हैं, जो आयंस के बीच का अट्रैक्शन होता है वो भी क्या हो जाता है, सिमिलर। अब आप इतना ज्यादा, इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या रहता है, सिमिलर। बेसिक चीजें ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर, फॉर्मुलेशन, आपको फॉर्मूले से काम चलाना है। कहीं पर भी कोई लिखा हुआ है, जैसे देख लो, अगर कहीं लिखा हुआ है कि FeSO4.6H2O, ये आइसोमॉर्फस है जिंक के साथ, ध्यान सुनिएगा, FeSO4.6H2O इज आइसोमॉर्फस विद जिंक। इसका मतलब क्या होगा कि आप आयरन को हटा के जिंक के साथ क्या कर सकते हैं, सर आयरन के बदले क्या लिखेंगे, जिंक लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा,
ये क्या होंगे, आइसोमॉर्फस होंगे। आइसोमॉर्फस का मतलब यही होता है कि बेटा आपके फॉर्मूले में जो भी मेटल है उसको आप रिप्लेस करें किसी और मेटल से तो उसके स्ट्रक्चर पे, उसके फॉर्मूले पे कोई फर्क ना पड़े। दैट इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फस बोला, इसका मीनिंग भैया याद रखना, वहां मेटल के बदले किसी और मेटल को भी डालोगे फॉर्मूला सिमिलर रहेगा। डन। ये देखो क्वेश्चन दिखाता हूं। एक किसी MgCO3 कोई मेटल है, अब मुझे नहीं पता वो मेटल कौन है, वो बोल रहा है कि वो आइसोमॉर्फस है। इसका मतलब उस मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या आ गया, उस मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या आएगा, MCO3, क्योंकि मेटल है MCO3, यही होगा। अब मुझे नहीं पता एटॉमिक मास कितना है मेटल का, लेकिन इसका मोलर मास निकालने जाओगे तो मेटल का M ले लेते हैं, कार्बन का 12 ले लेते हैं, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। सर इसका मोलर मास निकालोगे M प्लस 60 ग्राम आएगा। क्या बोल रहा है कि सर इसमें कार्बन का परसेंटेज, इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होगा बेटा वो कितना होगा, कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है 10.34। दैट मींस व्हाट सर, कार्बन की वैल्यू कितनी है 12। सर टोटल मास कितना है, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास कर दिया जाए, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100 कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। सर देख लो, अगर कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो कार्बन का मास डिवाइड बाई टोटल मास इंटू क्या कर दो 100 कर दो। सर अब इसको सॉल्व करने आएंगे तो M प्लस 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1200 अपॉन 10.34 आ जाएगा, 1200 अपॉन 10.34 आ जाएगा। सर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 116 आ जाएगी। M की वैल्यू निकालोगे तो 116 माइनस 60 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। सर कितना आ जाएगा, एटॉमिक मास कितना आ जाएगा सर, उस मेटल का मास कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। मुझे शुरुआत से नहीं पता था मेटल कौन सा है, मैंने बस इसका फॉर्मूला इसके साथ आइसोमॉर्फस बोला, मैंने इसके साथ पुट कर दिया। सर मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूले के साथ आइसोमॉर्फस है, मतलब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सिमिलर होगा, मैग्नीशियम के बदले मेटल लगा दो। सर यहां पर इसका मोलर मास कितना हो गया इतना, परसेंटेज ऑफ कार्बन, अपना मास कार्बन का डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। सर कल ही पढ़ा है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का, बस परसेंटेज कंपोजिशन निकाल दो। ये देखो एक और छोटी चीज, ड्यूलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ। ड्यूलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ क्या होता है, यहां पर कहानी को देखोगे तो ये लोग क्या करते, इन्होंने एक सिंपल सा एक नॉर्मल वो बनाया, इन्होंने एक भैया बार बार एप्लीकेशन देखोगे इनका तो ये क्या था, इन्होंने एक सिंपल सा बार बार ऑब्जर्वेशन किया, तो वहां पर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि भैया specific heat into atomic mass, specific heat into atomic mass is approximately equals to 6.4. specific heat into atomic mass, specific heat into atomic mass is approximately equals to 6.4 कैलोरी पर डिग्री पर मोल, ऐसे लिखा होगा। एटॉमिक मास स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू 6.4 कैलोरी। अब इससे क्या है कि सर आप किसी भी, ये जनरली किसके लिए यूज होता है, ये जनरली किसके लिए यूज होता है बेटा सर, मेनली एप्लीकेबल टू ट्रांजिशन मेटल, जो आप ग्रुप डी वाले, डी ब्लॉक वाले पढ़ते हैं उसके लिए। आप यहां से किसी मेटल का एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो, ऐसा नहीं एग्जैक्ट निकाल पाओगे, एटॉमिक मास 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट हो जाती है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ये एक जनरल स्टेटमेंट है बेटा, छोटे छोटे स्टेटमेंट बता रहा हूं। अब यहां पर देख लो, अब ये कोई है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एटॉमिक मास आपको डीपी में क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप कर सकते हो। ये देखो, डेंसिटी ऑफ गैसियस एलिमेंट इज 5 टाइम्स दैट ऑफ ऑक्सीजन। ये देखना बेटा, अब इसके बाद अब छोटी छोटी चीजें खत्म, गैस खत्म हो रहा है। डेंसिटी जो है किसी गैसियस एलिमेंट का 5 टाइम्स दैट ऑफ ऑक्सीजन अंडर सिमिलर कंडीशंस, मतलब टेम्परेचर प्रेशर सेम है। अगर मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट इज ट्राई एटॉमिक, व्हाट विल बी द एटॉमिक मास। सर एक बात बताओ, डेंसिटी ऑफ गैस, ये देख लो, डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर सिमिलर कंडीशन, मतलब टेम्परेचर प्रेशर सेम रहेगा। टेम्परेचर प्रेशर सेम रहेगा तो क्या मैं लिख सकता हूं, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम रहेगा मतलब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, मोलर मास ऑफ गैस कितना आ गया सर, 5 टाइम्स 32 कर दूंगा सर, कितना आ जाएगा
सर गैस का मोलर मास कितना आ जाएगा? 160 ग्राम। गैस का मोलर मास क्या आ जाएगा? 160 ग्राम। बट यहां पर गड़बड़ है सर, गैस जो है वो ट्राई एटॉमिक है, मतलब गैस अगर है तो उसके अंदर 3 एटम्स हैं, गैस ट्राई एटॉमिक है। तो अब आपसे पूछ रहा है एटॉमिक मास ऑफ गैस एलिमेंट या एटॉमिक मास ऑफ एक्स पूछ रहा है, बोल रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। देखो कितना सही चीज है, ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार हो। तुम्हें क्या लगता है? हाँ भाई साहब, कोई बहुत तगड़ा अलग से नहीं, कॉन्सेप्ट इसी में घुमा फिरा के चीजें पूछने वाला है। एटॉमिक मास ऑफ एक्स बताओ, तो एटॉमिक मास ऑफ एक्स कैसे बताओगे? सर ये देख लो कितना, 160 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। सर ये कितना आ जाएगा? मतलब 53.3 आ जाएगा। सर एक एटम का मास पूछ रहा है, वो गैस का मास नहीं पूछ रहा। सर इफ द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज ट्राई एटॉमिक देन व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक मास? तो उसके केस में इसका मास कितना आ जाएगा? 53.3 आ जाएगा। उसके केस में इसका मास कितना आ जाएगा? 53.3 आ जाएगा। डन। तो ये देख लीजिए, ये प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से क्वेश्चन देख लो। अब हमारे पास बेटा मोल कॉन्सेप्ट का अगला एप्लीकेशन जो हमें जानना चाहिए कि मोल्स के ऊपर अगर हम पढ़ रहे हैं तो मोल्स के बारे में जो चीज जाननी चाहिए वो क्या है? दैट इज नोन एज स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री क्या होती है? स्टोइकोमेट्री कैसी होती है? किस तरह की चीजें होती हैं? ध्यान सुनना। स्टोइकोमेट्री बेटा ऐसे देखो तो इतनी ज्यादा घनघोर डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है स्टाइक्योन। स्टाइक्योन का मतलब होता है एलिमेंट, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, एलिमेंट्स का मेजरमेंट, किसी भी रिएक्शन में एलिमेंट्स का मेजरमेंट। सर स्टोइकोमेट्री जब भी करते हैं ना सर, किसके ऊपर यूज किया जाता है? एप्लीकेबल टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आप स्टोइकोमेट्री में एक चीज ध्यान रखिएगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बेटा ध्यान सुनना। स्टोइकोमेट्री बहुत सिंपल सी चीज है। आज मैं जो सिखाऊंगा कोशिश करिएगा एकदम भैया एकदम फोकस इधर रखिएगा, अगले 10 मिनट तक इधर फोकस रखना, क्योंकि उसके बाद मैं शॉर्टकट सब कुछ सिखा दूंगा। उसके बाद भैया सीधा वही यूज करूंगा हर एक जगह, इवन यूनिटरी मेथड जिंदगी में यूज करना छुड़वा दूंगा। इतना आसान हो जाता है स्टोइकोमेट्री। आप स्टोइकोमेट्री लगाते किसके ऊपर है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। स्टोइकोमेट्री यूज करने से पहले, स्टोइकोमेट्री में क्या है कि एलिमेंट्स का मेजरमेंट करना है, तो एलिमेंट्स का मेजरमेंट करने से पहले आपको पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। दूसरा, स्टोइकोमेट्री के लिए आप किसी रिएक्शन को पढ़ना जानना चाहिए। आप किसी रिएक्शन को देखें तो उसके मन में आपके बारे में, या आपके उसको देखते ही अंदर उसके बारे में पढ़ना चालू हो जाना चाहिए कि भाई साहब अब जैसे आज के टाइम पे तुम्हें O2 लिखा हुआ दिख जाए तो अंदर कैलकुलेट कर लिया कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इसका मास जो होगा 32 होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इतने, इसके प्रोटॉन इसके इतने, न्यूट्रॉन इसके, इसका एटॉमिक मास इतना। मतलब ये अब इनडायरेक्ट वे में आपको पता होता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको पता चलेगा कि यार ये सब चीजें तो मैं कर ही सकता हूं। सर सिमिलरली आप किसी रिएक्शन को देखते हो ना, और किसी रिएक्शन को देखो तो मन में भाई साहब एकदम भाई साहब पता चलना चाहिए कि भैया इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। पहली बात सर, ये जो होते हैं, ये जो आगे जो नंबर लगे होते हैं, ये जो 2 है, किसी के आगे कुछ नहीं लगा है तो बेटा 1 होता है, ये जो 2 होता है, ये 2, ये 1, ये जो ये हैं, ये सारे के सारे इनको पता है क्या नाम बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इनको क्या नाम दिया जाता है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं कि भाई साहब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलेंगे, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कि भाई साहब 2 1 2, ये देख लो 2 1 2 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। ये देखना अपने साथ कैसे काम करते हैं स्टोइकोमेट्रिक। ये किसको बताते हैं? तो मोस्टली अगर बात करें तो ये क्या बताते हैं? मोल्स का रेशियो बताते हैं, या फिर ये वॉल्यूम का रेशियो बता देंगे, या फिर ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स का। मोस्टली हम मोल्स या वॉल्यूम का रेशियो मान के चलते हैं। कैसे? ये देखना, ये रिएक्शन तुमसे अपने आप कुछ कहना चाहता है। इस रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश करो, ये रिएक्शन तुमसे कुछ कह रहा है। क्या बोल रहा है कि सर 2 मोल हाइड्रोजन गैस का, 2 मोल हाइड्रोजन गैस का रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस। भैया ये रिएक्शन तुमसे खुद कह रहा है कुछ, 2 मोल्स ऑफ वाटर। देख लो, यहां से एक चीज और दिमाग में रखना, मोल्स कभी कंजर्व नहीं होते।
सर आप देखोगे हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मास बोला जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एटम बोला जाता है, कभी मोल्स की कंजर्वेशन का वर्ड यूज नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा, मोल्स देख लो, इधर 2 है, एक 3 है, उधर कितना है 2। सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिएक्शन को पढ़ना। ये 2 कहां से आया, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। सर ये देख लो, अगर तुम चाहो इस मोल को, अगर तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, याद रखो सर 2 इंटू, एक बात बताओ, एक मोल का मास हाइड्रोजन का कितना है, 2 ग्राम। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, मास के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं क्या, 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सर 36 ग्राम ऑफ वाटर, टू प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर, लिख सकते। देखो अब देखोगे ध्यान से तो भैया यहां पर अपना मास जो है कंजर्व होता हुआ दिख जाएगा। सर लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपको मिल जाएगा। 4 ग्राम कहां से आया, अरे भैया हाइड्रोजन का 2 है, 2 इंटू 2 4 हो गया। सर यहां 32 हो गया, यहां 36 हो गया। 36 कैसे, वाटर का 18 होता है, 18 इंटू 2 कर दो। तो बेटा मास के रिस्पेक्ट में चाहो मास के रिस्पेक्ट में, ये रिएक्शन खुद ही बोल रहा है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखो सर, 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ, ये देख लो सर, रिएक्ट्स विथ सर 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस, सर वॉल्यूम भी कंजर्व नहीं होता। वाटर मैंने यहां पर गैस लिया है बेटा, अगर लिक्विड होता तो वाटर, गैस लिया है मैंने तो इसलिए वाटर का वॉल्यूम लिख रहा हूं। अगर वाटर लिक्विड लेता तो लिक्विड में फिर ये वैल्यू नहीं लिख पाता, क्योंकि 22.4 का जो कॉन्सेप्ट है वो गैसेस के लिए होता है, वह सर गैसेस के लिए होता है, वो कभी भी सर लिक्विड्स के लिए, सॉलिड्स के लिए नहीं होता। मैंने यहां पानी को गैस लिया इसीलिए मैंने ये बात यहां लिख दी। अगर यहां पानी लिक्विड लिखा होता तो मैं ये बात नहीं लिख पाता, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये किसके लिए वैलिड होता है, सर गैसेस के लिए। सर आप किसी इक्वेशन को देखोगे तो अंदर ही अंदर ये पढ़ना चालू कर सकते हो कि अंदर ही अंदर पता चल रहा है कि हाँ यार 1 मोल 2 मोल 4 मोल कैसे रिएक्शन हो रहा है। किसी रिएक्शन को देखोगे तो बेटा ऐसा पढ़ना चालू कर सकते हो। मतलब मैं इसको बोलता हूं कि बेटा इसके बारे में, इस रिएक्शन को देखा तो भाई साहब, जैसे होता है ना, गाना नहीं है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वैसे ही इस रिएक्शन को देखा तो ऐसा लगा जैसे कार्बन की कमी, जैसे हाँ ऐसे ऐसे गाना बजने लगे अपने आप ही एकदम। भैया रिएक्शन को देखो और अंदर ही अंदर गुनगुनाने लगोगे, यार यार ये रिएक्शन कुछ कह रहा है। अगर तुम मोल्स के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका कितना 2 मोल रिएक्ट कर रहा है। इसका भैया कितना रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। इसका कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल रिएक्ट कर रहा है। सर देख लो, अब ये रिएक्शन खुद ही अंडरस्टूड है सर, जो भी उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो मोल का रेशियो बता रहा है। अब ध्यान सुनना, अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल आए, ऐसे क्रांतिकारी ख्याल आए कि सर मजा नहीं आ रहा, 1 मोल क्यों ले रहे हैं, 10 मोल से मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर तुमने, अगर देख लो इसका शॉर्टकट क्या होता है, अगर ये देखो ये बेटा फिक्स्ड है, रिएक्शन को देख के तुमने सोच लिया अंदर ही अंदर। अब एग्जाम हॉल में कोई बोले कि सर 10 मोल CH4 है, अगर कोई पूछ दे अगर 10 मोल CH4 होता, अगर बेटा 10 मोल CH4 होता तो बताओ इसके कितने मोल्स आते। इसी को बेटा हम लोग कैलकुलेट करने चलेंगे, इसको भैया इसके कितने मोल्स बनेंगे और इसके कितने मोल्स बनेंगे। स्टोइकोमेट्री यही तो है, आप रिएक्शन को पढ़ते हो, देखते हो, रिएक्शन को देखते ही आपको अंदर भैया पता चल जाए कि मोल में देखो, मोल में ऐसे पढ़ते हैं। आपने मोल में पढ़ा, सामने वाले ने क्वेश्चन पूछ दिया कि सर 1 मोल CH4 के बदले अगर 10 मोल CH4 दिया होता तो क्या आप क्या करते बेटा। सिंपल सी कैलकुलेशन, पता है क्या करते, आपने यहां पर किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, तो भैया सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से। सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से। बेटा पहला शॉर्टकट जान जाओ। सर आपने अगर इसको 10 से किया तो रिएक्शन का एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप जैसे बेसिक मैथ यूज करते हो ना, बेसिक मैथ में क्या होता है कि मान लो x = y, अगर आपने यहां 10x किया तो बेटा यहां भी 10y करना ही पड़ेगा, तभी जाके इक्वल रहेगा। सिमिलरली अगर आपने इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आपको पूरे रिएक्शन को अगर बैलेंस रखना चाहते हो तो सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। याद रखना ये 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर चलो
मान लो किसने बोला कि सर, फिर से यही रिएक्शन लिख रहा हूं, किसने बोला सर ऐसा नहीं सर, ऐसे ना सर, मास में पढ़ के बताओ। ये रिएक्शन बेटा मास में भी कुछ कह रहा है। अगर तुम इसको मास के रिस्पेक्ट में भी देखोगे ना, तो ये रिएक्शन तुमसे कुछ कहना चाह रहा है। अब मैं जानबूझ के इसको बोलते हैं हम लोग बेटा, ये जो हमने पढ़ा ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, कि किसी रिएक्शन को देखा तो उसका स्टैंडर्ड कंडीशन हम लिख सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन को देखा तो मैं इसका स्टैंडर्ड लिख सकता हूं कि इसका 16 ग्राम, इसका 64 ग्राम, इसका भैया 44 ग्राम, इसका कितना 36 ग्राम। क्या ये स्टैंडर्ड आप रिएक्शन को देख के मास के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो? कैसे? अरे भैया स्टैंडर्ड लिख दिया, ये रिएक्शन को बिना मतलब रिएक्शन देखा, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी कैलकुलेशन के ये सब लाइंस लिख सकते हो। कैसे? अरे ये रहा ना, आप मोल लिख सकते हो, मास लिख सकते हो, वॉल्यूम लिख सकते हो। भाई आपकी अपना रिएक्शन, आप तीनों लाइन में से कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। तो आपने ये अपने आप इमेजिन कर लिया। अब जानबूझ के सामने वाले ने क्वेश्चन दे दिया कि सर जानते हैं सर, इसका मास 880 ग्राम दिया है, क्वेश्चन में ये गिवन है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो 880 ग्राम, ये गिवन हो, पूछे इसका मास बताओ, इसका मास बताओ, इसका मास बताओ, तो बेटा बहुत सिंपल सा है। पहला कॉन्सेप्ट देख लो, पहला शॉर्टकट, आपने स्टैंडर्ड को देखा, स्टैंडर्ड आपने ऊपर लिख दिया है, जानबूझ के ऊपर लिखना है ताकि नीचे आपका आंसर निकल जाए। आपको यहां से यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करते हुए दिख रहा है? 20 से। 44 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, यही होगा। एक काम करो, सबको कितने से मल्टीप्लाई कर देना, कोई कैलकुलेशन नहीं बेटा, स्टोइकोमेट्री इतनी ही आसान होती है। 64 इंटू 20 कर दो सर, ये देख लो 16 इंटू 20 कर दो, सारा आंसर निकल जाएगा। सर इसी को स्टोइकोमेट्री, हर एक एलिमेंट का आप हिसाब किताब कर पाओ। स्टोइकोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, हर एक रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट कितना है, चाहे वो ग्राम में बोले, चाहे वो मोल में बोले, कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी निकाल सकते हो। सर देखिएगा, अगर मैं तुमसे बोल दूं, ये देखो फिर से यही रिएक्शन, अब देख लो। अब तुम्हें कोशिश करना भाई साहब, हो सके तो इसके स्टैंडर्ड को तुम खुद से लिखना, इसके स्टैंडर्ड को तुम खुद से लिखना। ये देख लो, अब की बार क्वेश्चन में क्या दिया है, अब की बार क्वेश्चन में देख लेना, अब की बार इसका क्वेश्चन दिया है 4.48 लीटर। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है, अगर इस गैस का वॉल्यूम गिवन है, मुझसे इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, मुझे इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, सर वाटर का वॉल्यूम नहीं बोलूंगा, वाटर लिक्विड में लिखा है, क्या निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में ये गिवन होगा, गिवन मतलब लिखा होगा कि सर ऑक्सीजन का वॉल्यूम इतना यूज हो रहा है। तो क्या तुम ये बता पाओगे कि सर इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड सोच पाओगे? किसके रिस्पेक्ट में? बेटा देखो, यहां मोल के रिस्पेक्ट में सोचा, यहां मास के रिस्पेक्ट में सोचा। क्या इस रिएक्शन को भैया इस तरह सोच सकते हो कि इसका वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, इसका वॉल्यूम कितना 2 इंटू 22.4 लीटर मतलब 44.8 लीटर, सर इसका वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर्स। क्या ये लिख पाओगे कि स्टैंडर्ड लिख सकते हो? ये स्टैंडर्ड कैसे पता चला? सर रिएक्शन को देखा और अपने आप ही उसके बारे में हमने पढ़ना चालू कर देना है। सर स्टैंडर्ड आ गया, इसको देखो और इसको देखो, यहां से यहां आते टाइम तुमने क्या किया है, 10 से डिवाइड। सर सबको 10 से डिवाइड कर दो, ये वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी? सर ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगी। स्टोइकोमेट्री बेटा बहुत सिंपल सी कहानी होती है, लेकिन ये सिंपल सी कहानी कब होती है? जो भैया फोकस बना के क्लास में बैठा होता है, और नहीं तो फिर तो भैया तड़पने वाले लोग तड़पते रहते। किसी रिएक्शन को देखे तो हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं, मोल के रेस्पेक्ट में, मास के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। जैसा क्वेश्चन वैसा पढ़ लो। अच्छा, कहीं कोई मिक्स करके दे दे तो, कहीं कोई मिक्स करके दे दे तो, मान लो सेम रिएक्शन, ये देखिएगा सेम रिएक्शन, क्वेश्चन पूछने वाला स्टोइकोमेट्री का क्या बदमाशी कर रहा है, ये देखो भाई साहब, सेम रिएक्शन है। जानते हो भैया क्या कर दिया? बोल रहा है कि सर जानते हैं सर, इसका स्टैंडर्ड आप मोल में पढ़े, इसका स्टैंडर्ड मास में पढ़े, इसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम में पढ़े, वॉल्यूम में पढ़े तो वॉल्यूम का आंसर दिए, स्टैंडर्ड में पढ़े तो स्टैंडर्ड का आंसर दिए। अगर भैया अगर तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला जानबूझ के ऐसा पूछ दे, देख लो कैसे करेंगे। सर जानबूझ के देखना,
सर यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर हमारे लिख दिया 44.8 लीटर। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन में ये गिवन दे दिया, ये गिवन है इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने वाला ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है, इसका मास पूछ रहा है, इसका मोल्स पूछ रहा है और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। देख रहा है भाई कितना बदमाशी कर रहा है। क्वेश्चन पूछने वाले ने सर ये वॉल्यूम दिया, बोल रहा है कि सर कंबसन करते, बेटा ये कंबसन है, कंबसन ऑफ मीथेन गैस कर रहे तो आपको 44.8 लीटर ऑफ CO2 मिल रहा है, ये बोल रहा है। बताइए कितना कंबसन CH4 गैस का हुआ होगा लीटर में, कितना ऑक्सीजन कंबसन हुआ होगा मोल में, कितना वाटर बना होगा मोल्स ग्राम में, ये बता दीजिए। अब बेटा अगर तीनों चारों चीजें मिक्स कर दी, ये स्टैंडर्ड मोल भी मिक्स कर दिया, मास भी मिक्स कर दिया, वॉल्यूम भी मिक्स कर दिया, तो चाहो तो लिख लेना हिंदी में, चाहे जो भी आपको लैंग्वेज में लिखना है साइड में लिख लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो स्टैंडर्ड जिस लैंग्वेज में पूछ रहा है स्टैंडर्ड, जैसे देखो इसका लैंग्वेज क्या दिया है लीटर, तो इसका स्टैंडर्ड किस में लिखेंगे, लीटर्स में। इसका क्या दिया है मोल, तो इसका स्टैंडर्ड किस में लिखेंगे, मोल में। इसका क्या दिया है लीटर, तो इसका स्टैंडर्ड किस में लिखेंगे, लीटर्स में। इसका क्या दिया है मास में, तो इसका स्टैंडर्ड किस में लिखेंगे, मास में। मास को मोल्स को सबको लिखने का मिक्सिंग कर दिया। अब मैंने देख लो भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूं सर यहां पर देख लो, शॉर्टकट देख लो कैसे काम कर रहा है। एक मोल दिया है, मोल पूछ रहा है, धड़ 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 मोल से मोल कर दो। मास दिया है, मास पूछ रहा है, धड़ 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 मास से कर दो। सर वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है, एकदम कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर सब मिक्स कर दिया, एकदम खिचड़ी पका दी, तो भैया कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है देखिएगा, आपको क्या सॉल्व करना है। एग्जाम हॉल में कैसे विद इन सेकंड सॉल्व होता है। आपने स्टैंडर्ड लिख दिया, रिएक्शन के ऊपर स्टैंडर्ड लिख दीजिए और ये सेम टेक्निक अपनाइएगा जब क्वेश्चन करने एग्जाम हॉल में जाइएगा। अभी जब टेस्ट होगा तो एग्जाम हॉल में भी आप यही सेम टेक्निक आजमाइएगा। बहुत ज्यादा यूनिटरी मेथड के चक्कर मत पड़िएगा। 10 लीटर गिव्स 5 लीटर तो 5 लीटर गिव्स 1, बेटा उसका टाइम निकल गया, वो टाइम गया। और वो जब टाइम चला गया तो फिर देख लो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से देखना। 22.4 लीटर 44.8 लीटर। सर देख लो यहां से, अब देखो मैं दूसरा तरीका ही बताया, तो वैसे इसका आंसर फटाफट आ सकता है। शॉर्टकट देख लो, यहां से यहां आए डबल हुआ, तो यहां से यहां आओगे सब डबल हो जाएंगे। लेकिन एक दूसरा तरीका ही बताता हूं, ध्यान सुनना, और वो हर एक जगह वैलिड होगा, डबल हो ट्रिपल हो जैसा भी हो सब जगह वैलिड होगा। अगर एग्जाम हॉल में कोई पूछ रहा है बेटा इसकी वैल्यू पूछ रहा है, पता है इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना निकलेगा, देखना ध्यान से कैसे निकलेगा प्लीज बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देखिएगा। कौन सी चीज गिवन है एग्जाम हॉल में, ये दिया है सर आपको ये निकालना है, इसके बगल वाला देखना कैसे निकालेंगे, ये गिवन है, देख लो बेटा फिर से सुन लो, एकदम फोकस इधर ही। ये गिवन है, गिवन को किससे मल्टीप्लाई करो, इसके स्टैंडर्ड से। सर कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां पर लीटर में दिया है, सर आपको इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोल में। कोई बोले अरे सर गड़बड़ नहीं हो जाएगा, अरे एकदम टेंशन नहीं लेने का। सर ये लीटर से मोल में हो गया, और फिर क्या कर दो सर इसको, सर ये देखो इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दिस, सर इसके स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दो। सर लीटर से लीटर कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 4 मोल आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी तुमसे बोला जाए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकाला फिर से सीखो। सर ये क्या था, ये गिवन था, गिवन को इसके स्टैंडर्ड ये निकालना है ना, O2 का नंबर ऑफ मोल्स, इसको इसके स्टैंडर्ड से डिवाइड बाय दिस कर दिया, आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ गया, कर लो। तुम्हें क्वेश्चन में बोला जाए, ये देखना सर ये वॉल्यूम निकालना है, सर वॉल्यूम ऑफ CH4 निकालना है, फिर से लगाओ वही टेक्निक, सर दिस इंटू दिस, ये देखो इसके स्टैंडर्ड से CH4 के स्टैंडर्ड से इसको मल्टीप्लाई कर दो, सर इसको स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर दो, एकदम बिंदास होके भैया, कोई टेंशन नहीं। देखना यूनिटरी मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो जहां से भी पढ़ के आया कोई दिक्कत नहीं बेटा, एकदम इजी मेथड से एग्जाम हॉल में धड़ धड़ क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हुए निकल जाना। इसी को तो नाम देते हैं मिशन, ऐसे थोड़ी ना भाई साहब, मिशन सिलेक्शन है भैया, और मिशन सिलेक्शन तभी पार कर पाओगे जब भैया बात मानोगे। ये देख लो सर मास ऑफ H2O निकालना है, सिंपल टेक्निक लगाओ, ये देखो
गिवन है, गिवन को H2O के स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करो, गिवन को H2O के स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करो सर, डिवाइडेड बाय जो गिवन था उसके स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दो सर, क्या हो गया 72 ग्राम हो गया। ऐसे सब जगह डबल ही कर रहे थे, डबल ही करना था, सब जगह डबल ही कर रहे थे, डबल ही करना था। लेकिन हाँ, एक टेक्निक और शॉर्टकट याद रखिएगा आपको बेटा, इन 4 क्वेश्चंस में मैंने आपको सारी चीजें बताई। अगर डायरेक्ट रिलेट होता है डायरेक्ट निकाल दो, अगर मिक्सिंग करके भी रिलेट करता है टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का भाई साहब बगल वाले को। इतना फास्ट करो कि सामने वाला एकदम डरा जाए कि क्या है भाई, ये सब क्वेश्चन इतना जल्दी बिना लिखे, बिना हाँ यूनिटरी मेथड लिखे धाड़ धाड़ क्वेश्चन किए जा रहे। बस लिखने का स्टाइल भैया देख लो, शॉर्टकट लगाना है बट साथ में देखना सर, ये इसके ऊपर, इसका ऊपर मोल तो इसके ऊपर लीटर, इसके ऊपर मास, ऐसे जो क्वेश्चन जैसे दिया जाए वैसे लगाना है। स्टोइकोमेट्री इसी का नाम होता है, पक्का स्टोइकोमेट्री बेटा इसी का नाम होता है। सर आइए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये अब इस क्वेश्चन को देख, कितने ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा अगर आप 2 मोल CO का यूज करोगे। अब बेटा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के सर ये देख लो, मुझे स्टैंडर्ड में 1 मोल दिख रहा है, 1 मोल के लिए यहां 4 ग्राम दिख रहा है, रिएक्शन बैलेंस है ना, 1 मोल से 4 ग्राम दिख रहा है। अब एग्जाम हॉल में मैं यूनिटरी मेथड लगाने नहीं जाऊंगा, मैं देख लो यहां पर क्या बोल रहा है 2 मोल, यहां पर आपने डबल किया तो भैया यहां पर भी क्या हो जाएगा डबल। सर कोई कैलकुलेशन नहीं, बिना लिखे आंसर, और ये सब कैलकुलेशन तो लिखूंगा भी नहीं मैं एग्जाम हॉल में। अगर आप सीरियसली फाइट कर रहे सर 1 मोल 4 ग्राम, सर 2 मोल 8 ग्राम हो गया, सर 1 मोल 4 ग्राम, 2 मोल 8 ग्राम। सर ये देख लो सर, Haber's process बेटा N2 plus 3H2 that will give 2NH3, this is known as Haber's process, अमोनिया का प्रोसेस। इसका वॉल्यूम दिया, इसका मोल दिया है, पूछ रहा है इसका मोल बता तू। ओह माय गॉड, इसका मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है सर हाइड्रोजन का मोल बता दो। कैसे बताएंगे मोल हाइड्रोजन का, सोचो और बताओ। जो लोग कर सकते वीडियो पॉज करो भाई, शॉर्टकट लगाओ। सर इसका दिख रहा है 2 मोल है, यहां पर स्टैंडर्ड दिख रहा है, इसका 3 मोल है। सर यहां पर 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 3, 30 मोल हो जाएगा। सर अगर वैसे मन ना करे तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का निकालना है तो बेटा देख लो ऐसे भी निकाल सकते हो, 20 इंटू 3। अगर तुम्हें लगे नहीं सर ये वाला हमको यूज नहीं करना है तो देखो गिवन इंटू दिसका स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय इसका स्टैंडर्ड। सर ये कितना हो गया, 30 मोल्स हो गया, दैट विल बी 30 मोल्स। नाइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, 30 मोल्स आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, 30 मोल्स आ गया, निकाल सकते हो। रिएक्शन बैलेंस करना है बस, 1 मोल S8 लीजिए और उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा SO3। सर ये 8 होगा, यहां पर कितना बनेगा 12 होगा। बस 1 मोल S8 की कंबशन से कितना SO3 बनता है। रिएक्शन बेटा जरूर लिखना पड़ेगा, रिएक्शन की बैलेंसिंग जरूर करनी पड़ेगी और बस इसी को यूज करना है, आंसर निकाल दीजिए। रिएक्शन लिखिए कितना होगा। सर यहां पर 1 मोल से आपको भी दिख रहा है तो सीधा सीधा पढ़ना ही हो गया यार, 1 मोल इसका है और 1 मोल से इस रिएक्शन को पढ़ लो। 8 मोल्स मतलब 8 इंटू इसका मास कितना है 32 प्लस 48। सर 8 इंटू 80 ग्राम 640 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। 8 इंटू 80 ग्राम कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है, 640 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। बस कहानी फिनिश। देख रहा है भाई। अब ये देख लो, देखो मैंने जो कराया वो तो बहुत खतरनाक था कि एक ही बार में सब पूछ रहा है। एग्जाम हॉल में उतना नहीं पूछता, एक देता दूसरा पूछता, बस इससे ज्यादा नहीं। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन मेटल से, क्या बना रहा है बेटा, अब रिएक्शन खुद से लिखनी पड़ेगी। सर एल्यूमिनियम कंबाइन कर रहा है रिएक्शन से तो पहले तो ऑक्सीजन बैलेंस करो, क्यों, क्योंकि ये इवन ऑन मतलब अलग चल रहा है। ये देख लो, आपने रिएक्शन बैलेंस कर लिया, आपने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। अब आप खुद से बता दो सर यहां पर 3 मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है कितने मास से, एल्यूमिनियम का मास कितना है 27 ग्राम। इसका हाफ मोल गिवन है, देख लो क्वेश्चन में हाफ मोल गिवन है क्वेश्चन में। एल्यूमिनियम का मास कैसे निकलेगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम कैसे आएगा, एल्यूमिनियम का मास कैसे आएगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा। सर मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, हाफ इंटू 4 इंटू 27
डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय सर इसका स्टैंडर्ड 2, ये कितना हो गया 9, 9 2 जा 18 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना आ जाएगा 18 ग्राम आ जाएगा। मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना आएगा 18 ग्राम आएगा, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम निकाल दो। अब बेटा स्टोइकोमेट्री यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब इसको अटेम्प्ट करो, इसको अटेम्प्ट करो बेटा, कोशिश करो, अरे ट्राई करते हैं। सर क्या होगा सर, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबसन करते हैं तो याद रखिएगा सर वो क्या बनाता है, हमेशा CO2 प्लस H2O बनाता है, CO2 प्लस H2O बनाता है। CO2 अब बैलेंस कर लो सर, CO2 और H2O बैलेंस कर लो सर, ये कितना हो गया, इसको बैलेंस करेंगे 25/2 होगा। सामने वाला कौन सा क्वेश्चन देना चाह रहा है, सामने वाला CO2 का मास दिया हुआ है, H2O का मास पूछ रहा है। सामने वाले को रिएक्टेंट से मतलब भी नहीं, बस ये बोल रहा है कि इसका 7.04 ग्राम, अगर 7.04 ग्राम अगर ये गिवन है तो भैया पानी का मास बता दो। सर अब बताओ कैसे निकलेगा, अगर ये 7.04 ग्राम गिवन है तो इसका मास कितना है, ऐसे 8 × 44 ग्राम है, इसका मास कितना है 9 × 18 ग्राम है। सर ये देख लो 9 × 18। अगर तुमसे मैं बोलूं मास ऑफ H2O बताओ, तो मास ऑफ H2O बता दो, कैसे निकलेगा मास ऑफ H2O, कैसे निकलेगा, जो गिवन है बेटा याद करो, शॉर्टकट जो बताया, जो गिवन है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 18 डिवाइडेड बाय सर 8 × 44, ये लिख सकते हैं सर। देखिएगा 8 से लेके जाएं तो 8 8 जा 64 सर, 6 आया 88 हुआ, 44 से 2 आ गया सर, 18 × 18 डिवाइडेड बाय 100 आ गया, 324/100 आ गया, 3.24 ग्राम आ गया। ना रिएक्टेंट का मास पता है ना प्रोडक्ट का मास पता, सॉरी रिएक्टेंट का मास नहीं पता, कोई भी दोनों में से किसी रिएक्टेंट का नहीं, आप प्रोडक्ट से ही प्रोडक्ट निकाल गए। इसी को बोलते बेटा स्टोइकोमेट्री, यही कहलाता है स्टोइकोमेट्री। देख लो स्टोइकोमेट्री बेटा सिंपल सा है, कैलकुलेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, किसी रिएक्शन में कौन कितना रिएक्ट कर रहा है, कौन कितना ऊपर नीचे हो रहा है, इसी को क्या बोलेंगे स्टोइकोमेट्री। की स्टोइकोमेट्री हो रही है, ये इस तरह से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, पक्का स्टोइकोमेट्री हो जाएगा। स्टोइकोमेट्री की कहानी कर लोगे, स्टोइकोमेट्री कहानी कर लोगे, बताओ इस रिएक्शन का आंसर बता सकते हो, इस रिएक्शन का आंसर बता सकते हो। अगर भाई साहब इस रिएक्शन का आंसर बता सकते हो, जल्दी से जल्दी बेटा फटाफट इस रिएक्शन का आंसर बताओ जल्दी। सर देखेंगे यहां पर, अब मैं इधर ही कैलकुलेशन कर देता हूं, यहां पर देख लीजिए स्टैंडर्ड में 2 × 27 ग्राम ले लूं सर, ये रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ HCl से, कितना रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन कितना बना रहा है 3 × 2 ग्राम। सर अगर आपको 27 ग्राम रिएक्ट करना हो, मतलब यहां से आधा कर दिया, तो यहां पर क्या होगा सर, या तो आप मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो आप ऐसे लिख दीजिए 27 × 3 × 2 डिवाइडेड बाय 2 × 27, 2 × 27 सर, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 3 ग्राम। या फिर आप बिना कैलकुलेशन के भी आंसर निकाल सकते थे, बिना कैलकुलेशन के भी आंसर निकाल सकते थे, कितना आ जाता सर, ये देख लो सर, ये कितना आ जाता, ऐसे भी आधा हुआ है तो ये भी आधा हो जाएगा, कहानी खत्म, पक्का डन। स्टोइकोमेट्री भाई, स्टोइकोमेट्री इतनी ही सिंपल सी है, बस आपको एग्जाम हॉल में, मैंने तो ये वाला केस बहुत बड़ा सा केस ले लिया था भाई साहब, ये वाला केस तो बहुत ज्यादा लिया है। आप देखो जितने भी क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, आप ये वाले देखो, एक दिया है मैं 3-3 निकलवा रहा हूं, एक दिया था मैं 3-3 निकलवा रहा था, लेकिन भाई साहब रियल लाइफ में देखेंगे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा जाता है, स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, बस आपको शॉर्टकट्स पता होना चाहिए, रिलेशन निकालने आना चाहिए, बस कहानी खत्म हो जाती है, कहानी उसी पे एंड हो जाती है। लेकिन स्टोइकोमेट्री में थोड़ा ऐसा नहीं कि ऐसे स्टोइकोमेट्री प्लेन चला जा रहा है, स्टोइकोमेट्री ऐसा नहीं होता, थोड़ा ट्विस्ट भी होता है गाइस, उसमें ट्विस्ट होता है। कैसा ट्विस्ट होता है देखेंगे अभी आप। जैसे अब रिएक्टेंट का मास ओरिजिनल दे ही नहीं, प्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो देखो सिंपल चीज है, ये देखो प्योरिटी का मतलब क्या है, दो टाइप की चीजें होंगी, ये देखो कोई रिएक्टेंट सैंपल है, मास ऑफ रिएक्टेंट सैंपल, ये देख लो
मास ऑफ रिएक्टेंट सैंपल अगर कहीं दिया हुआ है तो सर रिएक्टेंट सैंपल का जो मास दिया हो ना, जरूरी उसके अंदर क्या होगा, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट प्लस क्या हो सकता है, इंप्योरिटी हो सकती है। अच्छा रिएक्शन कौन करेगा, इंप्योरिटीज। सर ऑब्वियस है ना, कहीं कहीं पर इंप्योरिटीज भी तो आ सकती हैं। मान लो कोई रिएक्टेंट दिया, ओरिजिनल रिएक्टेंट ना दिया हो, तो उसमें क्या होगा, इंप्योरिटीज आ जाएंगी। मतलब वहां पर आप 100 ग्राम लोगे, लेकिन वो 100 ग्राम होगा नहीं ना 100 ग्राम से। मतलब आपको जो रिएक्शन करेगा वो कौन रिएक्शन करेगा, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट, यही तो रिएक्शन करेगा, यही तो रिएक्शन करेगा ना भाई, यही तो रिएक्शन करेगा, इंप्योरिटीज थोड़ी ना करेगी। अरे यही सब तो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये करता है, वो थोड़ी ही ना पार्टिसिपेट करे। मान लो कोई केमिकल कंपाउंड है, तो केमिकल कंपाउंड का इंप्योरिटी थोड़ी ना पार्टिसिपेट करता है, वो तो साइड में पड़ा रहेगा। तो याद रखिएगा, जो रिएक्टेंट सैंपल होता है उसका मास ओरिजिनल मास के बराबर नहीं होता। आप उसको रिएक्टेंट मत ले लीजिएगा, उसमें से प्योर रिएक्टेंट बाहर लेना पड़ेगा, प्योर रिएक्टेंट बाहर लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कहीं क्वेश्चन दिया हुआ, ये देखो, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 200 ग्राम रिएक्टेंट सैंपल है, ये देख लो, अगर मैं 200 ग्राम रिएक्टेंट सैंपल बगल में लिख भी दे रहा हूं 40% प्योरिटी, अगर मैं बगल में लिख रहा हूं 40% प्योरिटी, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ सर। आप 200 ग्राम रिएक्टेंट सैंपल लेके चले हो, इसमें क्या सारा का सारा, भैया आप पहला काम क्या करोगे सर, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट, आप रिएक्टेंट का जो आप जो भी रिएक्टेंट ले रहे हो उसका प्योर रिएक्टेंट का मास निकालो। वो 200 ग्राम नहीं है, वो 200 का सिर्फ 40% है सर, आप देखेंगे ओनली 80 ग्राम। मतलब आप 200 ग्राम सैंपल में से 80 ग्राम ही प्योर है, 80 ग्राम प्योर रिएक्टेंट है, बाकी सर 120 ग्राम क्या है सर, इसके अंदर इंप्योरिटीज हैं, इसके अंदर क्या है, इंप्योरिटीज होती हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा, आप क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा। देखो सर आपको क्वेश्चन में हो सकता है, अच्छा कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको परसेंटेज निकालने को पूछा जाए, तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कैसे निकलता है सर, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट। बेटा रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्टेंट, या रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का रोल मिलेगा वो प्योर रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल, रिएक्टेंट सैंपल, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट सैंपल इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, ये देखो ऐसा दे दिया जाए, अब 500 ग्राम रिएक्टेंट सैंपल, अगर 500 100 ग्राम इंप्योरिटीज हैं, परसेंटेज प्योरिटी बता सकते हो, परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी। 500 ग्राम सैंपल में 100 ग्राम क्या है, फालतू की चीज है, तो प्योर कितना होगा, अरे 500 में से 100 ग्राम फालतू की चीज है, तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी, 400 डिवाइड बाई 500 इंटू 100 कर दो। या फिर कोई बोले कि नहीं सर इंप्योरिटी का परसेंटेज बताओ, इंप्योरिटी का परसेंटेज कितना होगा, तो भैया 80% प्योर है, या तो 100 माइनस 80 कर दो तो आ जाए, या फिर आप ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हो, इंप्योरिटी इंटू टोटल इंटू 100, परसेंटेज निकालना तो भैया कल ही बताया गया है, तो 20%। सर प्योरिटी का कॉन्सेप्ट बस एक ही चीज है कि रिएक्टेंट सैंपल का जो मास दिया है वो ओरिजिनल मास रिएक्टेंट का कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम हॉल में पूछा हुआ था, रिएक्शन बहुत सिंपल सा है, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है, यहां पर खुद ही बोल रहा है कि बताओ CO2 कितना प्रोड्यूस होगा जब 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें 20% प्योरिटी है, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें 20% प्योरिटी है लाइमस्टोन की। बताओगे सर पहली बात, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्शन में जाएगा क्या वो 20 ग्राम लेंगे कि 20 ग्राम का 20% लेंगे, 20 ग्राम लेंगे या 20 ग्राम का 20% लेंगे, सर 4 ग्राम लेंगे। सर जो कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन में जा रहा है वो क्या होगा, सर ये देख लो,
सर यहां पर आप खुद बता दो सर, यहां पर इसका मास निकालोगे ना स्टैंडर्ड बेटा, ये 100 ग्राम आएगा, इसका स्टैंडर्ड निकालोगे 44 ग्राम। ये मैंने इधर साइड में निकाल दिया, स्टैंडर्ड मैंने जानबूझ के इसका लिख दिया। अब लगा स्टोइकोमेट्री रहे हैं, लेकिन बेटा इसका मास हम 20 ग्राम पुट नहीं कर सकते, अब 20 ग्राम नहीं लिख सकते। हमें जो गिवन मास होगा वो 20 ग्राम नहीं है, हमें कितना गिवन है बेटा, 4 ग्राम ही गिवन है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट वो 4 ग्राम ही है, तो मास ऑफ CO2 निकाल सकते हो। 4 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो मास ऑफ CO2 कितना होगा, या तो 25 टाइम्स कर दो तो आंसर आ जाए, या फिर देख लो स्टैंडर्ड, ये देखो गिवन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, गिवन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाय किससे करोगे, स्टैंडर्ड। 4 इंटू 44 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड। सर 176 अपॉन 100 कितना आ जाएगा, 1.76 ग्राम आ जाएगा, 1.76 ग्राम आ जाएगा। तो ऐसे निकाल दो, 1.76 ग्राम निकल जाएगा, निकाल दो भैया। तो ऐसे इंप्योरिटी का कॉन्सेप्ट बेटा देख लेना, इंप्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है ये देख लो। सर ये देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है 80% प्योरिटी, पहले ही बगल में लिखा है कि भैया जो भी सैंपल लेंगे ना उसमें 80% प्योरिटी है। मतलब आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करा रहे हैं, पहले रिएक्शन लिख देता हूं, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 गैस। सर यहां 2HCl होगा। वो पहले ही बोल दे रहा है कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे तो कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज होगा। सर एक बात बताइए, स्टैंडर्ड लिख दूं, 100 ग्राम से इसका कितना वॉल्यूम रिलीज होगा, इसका कितना वॉल्यूम रिलीज होगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम रिलीज होगा। 100 ग्राम से 22.4 लीटर वॉल्यूम रिलीज होगा। सर यहां पर मैं क्या 25 ग्राम रिएक्टेंट लूं क्या, नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि बेटा 25 ग्राम है नहीं, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा जो रिएक्शन में है वो कौन पार्टिसिपेट करेगा, 25 नहीं सर, उसका 80%, मतलब आप कैलकुलेट करोगे 20 ग्राम आ जाएगा। सर 20 ग्राम हम लेंगे, यहां पर 20 ग्राम पार्टिसिपेट करेगा, 20 ग्राम गिवन है, इससे CO2 का मास वॉल्यूम निकाल दो। सर वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आएगा, 20 इंटू 22.4 लीटर डिवाइडेड बाई 100 ग्राम। सर ये कितना आ गया, 4.48 लीटर्स आ गया। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, 4.48 लीटर्स आ जाएगा। आप 25 ग्राम ना लेके 20 ग्राम क्यों ले रहे हो, बिकॉज आपको बगल में बोला भी जा रहा है कि भैया इंप्योरिटी है, इंप्योरिटी मतलब अलर्ट मोड पे रहिएगा, इंप्योरिटी मतलब अलर्ट मोड पे रह जाइएगा। 2015 का और आज का लास्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मैं रिएक्शन लिख देता हूं, बस बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन। कल भैया पूरा का पूरा प्रैक्टिस करके आइएगा, DPP अटेम्प्ट करके, ताकि आपको चीजें याद रहें। बताइए, अब 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल है, लेकिन बेटा तुमको ही पता चल रहा है, जैसे ही बगल में पूछ दिया प्योरिटी, तुम्हें पता चल गया ये 20 ग्राम ओरिजिनल नहीं है, 20 ग्राम नहीं ले सकते। परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है, तो परसेंटेज प्योरिटी बेटा कैसे निकालते हैं। सर प्योर, ये सैंपल का मास हो गया, ये सैंपल का मास हो गया, और यहां पर प्योर, यहां प्योर रिएक्टेंट। अब प्योर रिएक्टेंट कैसे मिलेगा, सर परसेंटेज प्योरिटी निकालने का फॉर्मूला तो पता चल गया, लेकिन कैसे काम करेंगे ये देखो। मैग्नीशियम कार्बोनेट है बेटा, सर इसमें एक चीज दी गई है कि 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है रिएक्शन में, ये गिवन है। क्या ये बनेगा, किससे बनेगा, इसका मास देखोगे 40 ग्राम होता है, इसका मास देखोगे 84 ग्राम हो गया। ये देख 8 ग्राम के लिए सर प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, अगर 8 ग्राम ये रिएक्ट हुआ, 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसका मतलब प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना रिएक्ट हुआ होगा, कितना रिएक्ट किया होगा। सर 8 ग्राम ये बनने के लिए इसका कितना रिएक्ट किया होगा, कैलकुलेट करो। सर 84 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 40, 5 टाइम्स, 5 से डिवाइड करेंगे 16.8 ग्राम आ जाए, 16.8 ग्राम। सर ये परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ जाएगी, 16.8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू कितना हो गया 100। सर ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 84%। परसेंटेज प्योरिटी बेटा कितना है मैग्नीशियम कार्बोनेट में, 84% है।
सर आपने रिएक्टेंट से जो भी स्टोइकोमेट्रीज में कैलकुलेशन में यूज करो, कैलकुलेशन में चाहे तुम यूज करो, चाहे कैलकुलेशन से जो तुम्हें मिले, जो भी तुम निकालते हो चाहे पुट करते हो, वो सारा का सारा प्योर, क्योंकि रिएक्शन में प्योर बंदा जाके रिएक्ट करता है, इम्प्योर वाला बंदा रिएक्ट नहीं करेगा। पक्का? तो भैया कोशिश करिएगा जितना हो सके। आज हमारे पास स्टोइकोमेट्री चालू हो गया है। अगली क्लास में स्टोइकोमेट्री के और 2 कॉन्सेप्ट बचते हैं, यील्ड का कॉन्सेप्ट और क्या बनता है अपने पास, यील्ड के बाद हम लोग पास लिमिटिंग रिएजेंट आता है। लेकिन ये दोनों चीजें कल तभी हो पाएंगी जब आज की क्लास को आप अच्छे से करके बैठे होंगे। बेटा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आज 3 दिन के बाद जो शुरुआत का 2 4 10 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन का जो मैंने टेस्ट लिया, क्या वो कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या फिर किसी को दर्द हुआ तो उसके लिए भाई साहब सॉरी। और स्टोइकोमेट्री की तरफ आ चुके हैं, मूल कॉन्सेप्ट की मेजर एप्लीकेशन सब हम लोग कर रहे हैं। कल स्टोइकोमेट्री हम लोग फिनिश करेंगे और फिर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ मूव कर जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करने के बाद मैंने बोला था सैटरडे को एनसीईआरटी से मैं वो चैप्टर जो भी बचा हुआ पोर्शन है, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ वो सारा का एसआई यूनिट्स, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, वो सब कुछ कल मतलब सैटरडे और मंडे तक एक्सप्लेन करके खत्म हो जाएगा। कल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स चालू हो जाएंगी और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ साथ ही हम लोग मतलब स्टोइकोमेट्री पहले फिनिश करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स चालू करेंगे, बीच बीच में चीजें आएंगी, ऐड होती चली जाएंगी, हम आगे निकलते चले जाएंगे। मंडे को ये चैप्टर एंड हो जाएगा। उम्मीद है आप सब लोग साथ साथ में चलते रहे और डीपीपी के क्वेश्चंस करते रहे। भैया चैप्टर्स अपनी स्पीड से चल रहा है, उम्मीद है इस स्पीड को आप लोग एंजॉय करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, एंजॉय करो।